Hello guys, my name is Dr. Narendra Anil Upadhyay, and in this lecture we are going to cover a very important topic from biochemistry, that is amino acids, proteins and their inborn metabolism error. What we are going to cover in this lecture इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले, सो बेसिकली वी आर गोइंग टू कवर अमाइनो एसिड्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, अमाइनो एसिड के क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट and on the basis of their metabolic fate. On the basis of structure, there are different 7 types. On the basis of requirement, there is essential, non-essential, semi-essential, and on basis of metabolic fate, amino acid are classified as ketogenic, glucogenic, and both ketogenic and glucogenic. Second, we are going to cover structure of protein. We know it is one of the important topic. Structure of protein बोले तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर वी आर गोइंग टू कवर आराम से, कोई चिंता की बात नहीं है, एकदम आराम से कवर करेंगे. नेक्स्ट, प्लाज्मा प्रोटीन्स. प्लाज्मा प्रोटीन्स ऑल्सो वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर. प्लाज्मा प्रोटीन्स लाइक एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, वो कब देखा होगा ना, ऐसे ऐसे रहता है, पहाड़ जैसे बने रहते हैं, वो भी कवर करेंगे. एंड आफ्टर दैट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अमोनिया मेटाबॉलिज्म. अपने बॉडी में हाउ अमोनिया इज फॉर्म्ड, है ना, अपने बॉडी में हाउ अमोनिया इज फॉर्म्ड एंड हाउ दैट अमोनिया इज एलिमिनेटेड फ्रॉम अवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिया. सो अमोनिया से यूरिया कैसे बनता है विद द हेल्प ऑफ यूरिया साइकिल, दिस वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो. एंड लास्ट, इनबॉर्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म एरर ऑफ अमाइनो एसिड्स. कौन कौन से? मैपल सिरप यूरिन डिजीज, नाम तो सुना होगा, ब्रांच एंड कीटो एसिड मेटाबॉलिज्म में डिफेक्ट रहता है. फिनाइल कीटोन्यूरिया, एल कैप्टोन्यूरिया, हार्ट नर्व्स डिजीज, होमोसिस्टिन्यूरिया एंड एल्बिनिज्म. ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो इसको मिस नहीं कर सकते. सो स्टार्ट करते एकदम लेक्चर अपना स्टार्ट करते. अमाइनो एसिड के क्लासिफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अमाइनो एसिड के क्लासिफिकेशन. तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के हिसाब से अमाइनो एसिड को कैसे क्लासीफाई किया गया है, मतलब उनके स्ट्रक्चर में ऐसा क्या था कि उनको इतने 7 ग्रुपों में बांट दिया गया. तो देखते क्या क्या था उनके स्ट्रक्चर में. सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड में एकदम उनका बैकबोन जो होता है ना, वो होता है सेंट्रल कार्बन कनेक्टेड विथ 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड 1 अमाइड ग्रुप. दिस NH3 इज अमाइड ग्रुप एंड COO- इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप. एकदम सिंपल. ये स्ट्रक्चर हर अमाइनो एसिड में प्रेजेंट होगा. इन एवरी अमाइनो एसिड दिस स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट. देखना है एग्जांपल, देखो टोटल कितने अमाइनो एसिड होते हैं? देयर आर टोटल 20 अमाइनो एसिड्स. देयर आर टोटल 20 अमाइनो एसिड्स. बाद में 21st एंड 22nd डिस्कवर हुए, लेकिन कोई पूछता है तो बोलते हैं हम लोग देयर आर 20 अमाइनो एसिड्स. तो देखो वो बेसिक स्ट्रक्चर दिख रहा है, कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमाइड ग्रुप, कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप अमाइड ग्रुप, इसका नाम एलेनाइन है, ये ग्लाइसिन है. और देख लो ग्लूटामाइन का देख लो, तो कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमाइड ग्रुप. तो देखो कोई भी अमाइनो एसिड हो, कोई भी उठा के ले लो, फॉर एग्जांपल सिस्टीन ही ले लो, तो कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमाइड ग्रुप, कोई भी अमाइनो एसिड उठा के ले लो, ये एक बैकबोन होता है हर प्रोटीन का, हर अमाइनो एसिड में ये तो प्रेजेंट ही होता है. ठीक है. सो अब देखते कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हाउ अमाइनो एसिड्स आर क्लासिफाइड. स्ट्रक्चर के बेस पे अमाइनो एसिड को कैसे इतने 7 ग्रुपों में क्यों बांटा. तो देखो सबसे पहले दैट इज एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स. पहला फर्स्ट ग्रुप इज एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स. उसके अंदर 5 अमाइनो एसिड्स आते हैं. कौन कौन से? ग्लाइसिन, एलेनाइन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन एंड वेलिन. तो देखो ग्लाइसिन, एलेनाइन, वेलिन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन. क्लियर. तो जो ग्लाइसिन और एलेनाइन है, दे आर कॉल्ड सिंपल एलिफेटिक अमाइनो एसिड. सिंपल एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स आर ग्लाइसिन एंड एलेनाइन. ग्लाइसिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन कोलेजिन. कोलेजिन जो होता है उसके अंदर 30% ऑफ कोलेजिन इज मेड अप ऑफ ग्लाइसिन, बिकॉज देर इज ग्लाइसिन, फिर एक्स एंड वाई. एक्स इज हाइड्रोक्सीप्लोरिन, वाई इज हाइड्रोक्सीलाइसिन. एक्स इज हाइड्रोक्सीप्रोलिन एंड वाई इज हाइड्रोक्सीलाइसिन. फिर से आगे इससे क्या हुआ? ग्लाइसिन एक्स वाई, ग्लाइसिन एक्स वाई, मतलब ग्लाइसिन हर तीसरा अमाइनो एसिड क्या है इसमें? ग्लाइसिन. सो दैट्स वाई 30% ऑफ कोलेजिन इज मेड अप ऑफ ग्लाइसिन. सो ग्लाइसिन का वन ऑफ द फंक्शन समझ गया. आगे हम लोग देखेंगे कि और क्या करता है ग्लाइसिन. हीम बनाता है और दूसरे कंपाउंड्स. नेक्स्ट एलेनाइन. एलेनाइन इट इज अ मोस्ट ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स. मोस्ट ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड मतलब ऐसा कौन सा अमाइनो एसिड है जो सबसे ज़्यादा ग्लूकोज बना सकता है? एलेनाइन. ठीक है.
फिर वैलिन ल्यूसिन आइसोल्यूसिन, वैलिन ल्यूसिन आइसोल्यूसिन भूलना नहीं है, ये क्या है, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड BCAA। और BCAA पता है पाउडर के फॉर्म में आता है, जो बॉडी बिल्डर्स यूज़ करते हैं फॉर द मसल बिल्डिंग, जो जिम जाते हैं उनको पता होगा, BCAA वो लोग यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ये ऐसे अमाइनो एसिड्स है विच इज़ नेसेसरी फॉर मसल बिल्डिंग इन आवर बॉडी, प्रोटीन्स बनाने के लिए बहुत नेसेसरी है, लेकिन ये हमारी बॉडी बना नहीं पाती, इसके लिए हमें बाहर से लेना पड़ता है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। कौन कौन से? वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, दे आर कॉल्ड ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स। और ये पांचों अमाइनो एसिड्स किसके अंडर आते हैं? दे आर एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स, सिंपल। नेक्स्ट, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। कौन कौन से जिसके अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है? कौन कौन से अमाइनो एसिड्स है? मिथ्योनिन एंड सिस्टीन। तो देखो मिथ्योनिन एंड सिस्टीन, दिस बोथ अमाइनो एसिड्स कंटेन सल्फर। स्ट्रक्चर के फॉर्म में देख लो यार, मिथ्योनिन है, मिथ्योनिन, सल्फर प्रेजेंट है, देखो सल्फर। फिर दूसरा कौन सा है? सिस्टीन ना, सिस्टीन है, देखो सल्फर प्रेजेंट है, सल्फर। सो दिस बोथ अमाइनो एसिड कंटेन्स सल्फर इन दर स्ट्रक्चर। मिथ्योनिन का फंक्शन पता है क्या करता है? इट फॉर्म्स, मिथ्योनिन से बनता है SAM, एस एडिनोसिन मिथ्योनिन। और एस एडिनोसिन मिथ्योनिन का फंक्शन यदि कुछ भी नहीं पता तो बस एक चीज आपको पता रहना चाहिए, इट डोनेट्स मिथाइल ग्रुप CH3, इट डोनेट्स मिथाइल ग्रुप को डोनेट करता है। तो नॉर एड्रेनालिन से जब एड्रेनालिन बनाना होता है, नॉर एड्रेनालिन से जब एड्रेनालिन बनाना होता है, सो उस समय उसमें एक मिथाइल ग्रुप जोड़ना पड़ता है। नॉर एड्रेनालिन में मिथाइल ग्रुप जोड़ दो तो एड्रेनालिन बन जाता है, एंड दिस मिथाइल ग्रुप इज डोनेटेड बाय SAM, एस एडिनोसिन मिथ्योनिन। ठीक है, सो एस एडिनोसिल मिथ्योनिन इट इज अ मिथाइल ग्रुप डोनर। तो देखो एस एडिनोसिल मिथ्योनिन मिथाइल ग्रुप डोनर है, ये हमारा नॉर एडिनालिन था, ये SAM हो गया, एस एडिनोसिल मिथ्योनिन हो गया। जब इसने मिथाइल ग्रुप यहाँ पे NH से जोड़ दिया, क्या बन गया हमारा? एडिनालिन। नॉर एडिनालिन से क्या बन गया? एडिनालिन। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टीन देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड प्रेजेंट एट एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स। जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स जैसे ऐसे एंजाइम्स होते हैं तो इनका इसको क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट। यहाँ पे सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सा अमाइनो एसिड होता है? सिस्टीन। कौन सा अमाइनो एसिड? सिस्टीन। इट इज प्रेजेंट मैक्सिमम एट एक्टिव साइट। एग्जाम्पल ले लो, जैसे हम लोग एपोप्टोसिस पढ़ते हैं, एपोप्टोसिस में कैस्पेस एंजाइम होता है, कैस्पेस CASPASE। सी मतलब क्या होता था? सिस्टीन। ASP क्या होता था? एस्पार्टेट। और एज मतलब होता था एंजाइम। सो सिस्टीन मतलब ये ऐसा एंजाइम है जिसके एक्टिव साइट पे सिस्टीन प्रेजेंट है, और ये क्या करता है? जो भी मॉलिक्यूल है जहाँ पे एस्पार्टेट इसको दिखेगा उसको ब्रेक करता जाएगा। तो ये था कैस्पेस। तो कैस्पेस में भी एक्टिव साइट पे कौन था? सिस्टीन। तो इससे हम लोग याद रख सकते हैं ना कि सिस्टीन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स लोकेशन इज प्रेजेंट एट द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। एंजाइम के एक्टिव साइट पे उसका लोकेशन होता है। नेक्स्ट अमाइनो एसिड इज क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड इज एसिडिक अमाइनो एसिड्स। एसिडिक अमाइनो एसिड्स में 4 है और भाई बहन है सारे। एस्पार्टेट है तो उसका भाई एस्पार्जिन, ग्लूटामेट है तो उसकी बहन ग्लूटामाइन। एस्पार्टेट है तो एस्पार्जिन, ग्लूटामेट है तो ग्लूटामाइन। ये 4 अमाइनो एसिड दे आर एसिडिक अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा फंक्शन, हर चीज का फंक्शन यदि हम लोग समझ लेना तो चीजें याद करने में आसानी हो जाएगी। तो फंक्शन भी अभी देखते हुए चलते। ग्लूटामाइन जो होता है, ग्लूटामाइन इट इज अ ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज फॉर्म ऑफ अमोनिया फ्रॉम ब्रेन एंड इंटेस्टाइन। Glutamate, it undergoes oxidative deamination to liberate ammonia. Glutamate undergoes oxidative deamination to liberate ammonia, and this ammonia is detoxified by urea cycle. देखो कहने का मतलब क्या है? ये हमारा ग्लूटामाइन प्यारा सा, ये ग्लूटामाइन विल अंडरगो एंड फॉर्म ग्लूटामेट। तो जब ग्लूटामाइन से ग्लूटामेट बनता है तो यहाँ से एक अमोनिया निकल जाता है NH4। ठीक है, और जब ये ग्लूटामेट बन गया, ये ग्लूटामेट, दिस ग्लूटामेट विल अंडरगो ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन, एंड ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन में ये ग्लूटामेट से बन जाएगा अल्फा कीटोग्लूटेट। और जब ग्लूटामेट से अल्फा कीटोग्लूटेट बनेगा तो वहां से भी क्या रिलीज हो जाता है? अमोनिया ग्रुप। देखो अमोनिया ग्रुप निकल गया। तो मतलब ग्लूटामाइन से ग्लूटामेट बनाया, एक अमोनिया निकला। ग्लूटामेट से अल्फा कीटोग्लूटेट बनाया, एक अमोनिया निकला। मतलब ग्लूटामाइन से अल्फा कीटोग्लूटेट बनाओगे तो कितने अमोनिया निकलेंगे? 2 अमोनिया।
है ना, देखो एक यहाँ पे और एक यहाँ से निकल जाएगा, 2 अमोनिया हो गए। सो और ये अमोनिया आगे जा करके कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाएगा और यूरिया साइकिल के थ्रू यूरिया बना के एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, बात आ रही समझ में। तो ये था, तो देखो ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन क्या, ग्लूटामेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटोग्लूट्रेट, ग्लूटामेट्स गेट कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटोग्लूट्रेट एंड अमोनिया फॉर्म रिलीज हो गया, अमोनिया एक रिलीज हो गया, है ना। नेक्स्ट इट इज नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेसिक अमाइनो एसिड्स। बेसिक अमाइनो एसिड्स कौन कौन से, लाइसिन, अर्जिनाइन एंड हिस्टिडीन। हमने 4 देख लिए, कौन कौन से, एलिफेटिक में कौन से 5 थे, कौन से, ग्लाइसिन, एलेनाइन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। सेकंड कौन से देखा, सल्फर कंटेनिंग, सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। फिर हमने एसिडिक देखा, एसिडिक में कौन से, एस्पार्जेन, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट एंड ग्लूटामाइन, है ना, ये हो गया। और कौन सा देखा हमने, अभी कौन सा देखा, बेसिक अमाइनो एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड में कौन से, लाइसिन, अर्जिनाइन एंड हिस्टिडीन, लाइसिन, अर्जिनाइन एंड हिस्टिडीन, सिंपल, चारों हो गए, याद हो गए, थोड़े बहुत फंक्शन भी सबके याद हो गए। नेक्स्ट इज एरोमेटिक अमाइनो एसिड। एरोमेटिक अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड है जिसके स्ट्रक्चर में बेंजीन का रिंग प्रेजेंट है। देख लो, देखो ट्रिप्टोफैन बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, फिनाइललाइन बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, टायरोसिन बेंजीन रिंग प्रेजेंट है विथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसके लिए इसको फिनॉल बोलते हैं। तो देखो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स आर टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइललाइन। 3, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइल एलेनाइन। सो टायरोसिन के अंदर फिनॉल रिंग प्रेजेंट होता है, बेंजीन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर दो तो फिनॉल बन जाता है, तो फिनॉल रिंग इज प्रेजेंट ऑन टायरोसिन। और 1 लाइनर में आ सकते हैं ये, 1 लाइनर एमसीक्यूज में हो सकता है ये क्वेश्चन। एंड फिनॉल रिंग गिव्स मिलेंस टेस्ट पॉजिटिव। बस याद रखो, फिलहाल आगे हम लोग ये फिर से देखने वाले कि जो टायरोसिन होता है उसके अंदर फिनॉल ग्रुप होता है एंड फिनॉल ग्रुप गिव्स मिलेंस टेस्ट पॉजिटिव, और मिलेंस टेस्ट पॉजिटिव मतलब रेड कलर। याद रखो, बस आगे देखना है, हम लोग के पास एक टेबल है उसमें देखना है। फिलहाल याद रखो, टायरोसिन, टायरोसिन के अंदर कौन सा है, फिनॉल ग्रुप होता है, बेंजीन विथ हाइड्रोक्सिल फिनॉल, एंड ये फिनॉल ऑन मिलेंस टेस्ट गिव्स रेड कलर, सिंपल। ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन के अंदर इंडोल रिंग होता है, इंडोल रिंग, और ये इंडोल रिंग गिव्स पर्पल कलर रिंग। सो याद कैसे रखना है, ट्रिप्टोफैन कंसिस्ट ऑफ इंडोल रिंग, ऑन एल्डिहाइड टेस्ट इट गिव्स पर्पल कलर। तो ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक, TIA से याद रखो, ट्रिप्टोफैन कंसिस्ट इंडोल रिंग, ऑन एल्डिहाइड टेस्ट इट गिव्स पर्पल कलर। आ रहा है समझ में। तो 1-2 बार ट्राई करो, रट लोगे, समझ जाओगे। आगे टेबल भी है, फिर से इसको एक बार देखना है। फिलहाल बस गो विथ फ्लो, चलते हैं। फिनाइल एलेनाइन, फिनाइल एलेनाइन में बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है, ठीक है, सिंपल। तो टायरोसिन में फिनॉल, ट्रिप्टोफैन में इंडोल, फिनाइल एलेनाइन में बेंजीन रिंग, ठीक है। मिलेंस पॉजिटिव कौन देता है, टायरोसिन, एंड एल्डिहाइड टेस्ट पे पर्पल कलर कौन देता है, ट्रिप्टोफैन। नेक्स्ट इज इम्यूनो एसिड कंटेनिंग अमाइनो एसिड। इम्यूनो एसिड कंटेनिंग अमाइनो एसिड, उसका एग्जांपल है प्रोलिन। तो देखो प्रोलिन भी देख लेते, किधर है, ये रहा अपना प्यारा सा प्रोलिन, और इस चेन को बोलते हैं हम लोग इम्यूनो एसिड कंटेनिंग अमाइनो एसिड विच इज कॉल्ड प्रोलिन। फिर नेक्स्ट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग, हाइड्रोक्सिल मतलब OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स में कौन है, सीरिन एंड थ्रियोनिन। तो ये भी देख लेते हैं, सीरिन एंड थ्रियोनिन भाई को भी देख लेते हैं, सीरिन और थ्रियोनिन किधर है भाई, थ्रियोनिन, देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग इज सीरिन एंड थ्रियोनिन, इजी। तो देखो क्लासिफिकेशन आ गया समझ में। अब 7 टाइप्स के क्लासिफिकेशन तो हो गए। अब 21st अमाइनो एसिड एंड 22nd 2 एक्स्ट्रा जुड़ गए। तो 21st अमाइनो एसिड्स का नाम, एसिड का नाम है सेलेनोसिस्टीन, एंड 22nd अमाइनो एसिड का नाम है पायरोलाइसिन। और अपने को पता है देयर इज स्टॉप कोडॉन, स्टॉप कोडॉन होते हैं। स्टॉप कोडॉन मतलब UAA, UAG, UGA, ये सारे स्टॉप कोडॉन है। सो और ये किसी भी, ये स्टॉप कोडॉन मतलब ये किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते, बट सेलेनोसिस्टीन के लिए कोड कौन करता है, UGA। पायरोलाइसिन के लिए कोड कौन करता है, UAG, ठीक है, याद रखो, क्योंकि हो सकता है 1 लाइनर में कुछ भी आ सकता है भाई। हम लोग के भी एग्जाम में कुछ भी आया था, मतलब कहीं से भी 1 लाइनर, पेपर 1 ऑलमोस्ट 1 लाइनर से भरे हुए थे। सो दिस कैन ऑल्सो बी अ 1 लाइनर इन योर एग्जाम। सेकेंड क्लासिफिकेशन, पहला देख लिया हम लोग ने क्या,
ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट। अमाइनो एसिड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन लोग को बांट दिया गया, कैसा, इसेंशियल, सेमी इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल, है ना। इसेंशियल देखो हम लोगों ने पढ़ लिया था कौन सा ब्रांच है अमाइनो एसिड, BCAA, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। वेरी इसेंशियल, अपनी बॉडी बनाती नहीं है, मसल बनेगा नहीं, तो जिम वाले बाहर से लेते हैं, है ना। तो याद कैसे रखोगे इसेंशियल अमाइनो एसिड्स को, याद कैसे रखना है, तो निमोनिक है TV till 8 PM। डॉक्टर आजम सर का निमोनिक है TV till 8 PM। ये 8 का मतलब पता है क्या, ऐसे 8 अमाइनो एसिड्स है विच इज इसेंशियल। 20 में से 8 अमाइनो एसिड ऐसे है जो इसेंशियल है। तो कौन कौन से है वो, तो T से थीरियोनिन, सेकेंड T से ट्रिप्टोफेन, टायरोसिन नहीं बोलना है, टायरोसिन इज नॉट इसेंशियल। क्यों, क्योंकि ये जो P है ना, फिनाइल एलानाइन से टायरोसिन अपनी बॉडी में बनता है। तो यदि फिनाइल एलानाइन यदि एब्सेंट है बॉडी में तो बोल दो कि टायरोसिन इज इसेंशियल, लेकिन फिनाइल एलानाइन है बॉडी में, फिनाइल एलानाइन है, टायरोसिन इज नॉट इसेंशियल। ठीक है, तो ये जो दोनों T है इसमें टायरोसिन नहीं है, इसमें ट्रिप्टोफैन एंड थीरियोनिन है। और दोनों ट्रिप्टोफैन एंड थीरियोनिन कौन से अमाइनो एसिड है, एरोमेटिक, है ना। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के हिसाब से दे आर एरोमेटिक। तो थीरियोनिन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया, दोनों T खत्म। V से वेलिन, I से आइसोल्यूसिन, L से ल्यूसिन, L से लाइसिन, P से फिनाइल एलानाइन हो गया एंड M से मिथ्योनिन हो गया। एवरीथिंग कवर, टोटल 8 के 8 अमाइनो एसिड्स आर इसेंशियल। नेक्स्ट सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड्स में आते हैं अर्जिनाइन एंड हिस्टिडीन। अर्जिनाइन एंड हिस्टिडीन, और अर्जिनाइन इज मोर इसेंशियल एज कम्पेयर टू हिस्टिडीन। और बाकी जितने बचे 8 वहाँ पे हो गए, 8 उधर हो गए, 2 यहाँ पे ले लिया, बाकी जितने भी बचे दे आर नॉन इसेंशियल। नॉन इसेंशियल 10 के 10 नॉन इसेंशियल, अपनी बॉडी खुद बना लेगी। चलो ठीक है, नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ देयर मेटाबॉलिक फेट। मेटाबॉलिक फेट के हिसाब से कैसे अमाइनो एसिड, मतलब ये अमाइनो एसिड कीटोन बॉडीज बनाएगा, यदि ये अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड कीटोन बॉडीज बनाएगा कि ग्लूकोज बनाएगा कि दोनों बनाएगा, तो उस हिसाब से। सो मेटाबॉलिक फेट के हिसाब से अमाइनो एसिड इज कीटोजेनिक, और अमाइनो एसिड इज बोथ कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक, और अमाइनो एसिड इज ओनली ग्लूकोजेनिक। 3 में क्लासिफाई कर दिया। अब है कौन कौन से, देखो याद कैसे रखो, KL राहुल पता है, KL राहुल, इंडियन ओपनर, विकेट कीपर, बैट्समैन, राइट हैंडेड, राइट या लेफ्ट। तो देखो KL बोले तो K से कीटोजेनिक अमाइनो एसिड, कौन से, L वाले हमने देखे ना, कौन से, ल्यूसिन एंड लाइसिन। ल्यूसिन कौन सा था, ब्रांच एंड अमाइनो एसिड, और लाइसिन को हम लोग ने किस में रखा था, बेसिक अमाइनो एसिड लाइसिन, और ल्यूसिन को किस में रखा था, एलिफेटिक, ब्रांच एंड अमाइनो एसिड्स। तो यस, they both are ketogenic amino acids, clear। next both ketogenic and glucogenic दोनों कौन कौन से है, सो दोनों है पिट। याद कैसे रखोगे, PITT, पिट। P बोले तो फिनाइलएलानाइन, टायरोसिन, I से आइसोल्यूसिन एंड ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानाइन, आइसोल्यूसिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, ये चारों बोथ ग्लूकोज भी फॉर्म कर सकते हैं एंड कीटोन भी फॉर्म कर सकते हैं। और बाकी जितने बचे ना भैया, बाकी जितने बचे सारे क्या है, ग्लूकोजेनिक। इजी। अब देखो वो जो टेस्ट के बारे में हम बात कर रहे थे, टेस्ट आ गए हैं। जैसे टायरोसिन में बताया था आप लोगों को क्या याद रखना है, मिलन्स टेस्ट याद रखना है, क्या कलर देता है, रेड। ट्रिप्टोफैन के बारे में बताया था, TI से इंडोल रिंग, IA बोले तो एल्डिहाइड, गिव्स पर्पल कलर। ठीक है। हिस्टिडीन में इमिडाजोल रिंग होता है, हिस्टिडीन में इमिडाजोल रिंग होता है। देखो हिस्टिडीन देख लेते हैं, हिस्टिडीन का है अपना, हिस्टिडीन में ये देखो ये जो रिंग है इसको बोलते हैं इमिडाजोल रिंग, दिस इज इमिडाजोल रिंग। और ये कौन सा टेस्ट पॉजिटिव होता है, HIP, P से पाउलिश टेस्ट, हिस्टिडीन, इमिडाजोल रिंग, पाउलिश टेस्ट, रेड, चेरी रेड कलर। फिर अर्जिनाइन जो होता है उसके अंदर ग्वानिडीन ग्रुप रहता है, और साकागुची टेस्ट देता है, और साकागुची टेस्ट फिर से रेड कलर। तो रेड कलर वाले 3 टेस्ट, MPO, म्यूकोपॉलीसेकेराइड, उसी से याद रख लो, MPO, M से मिलन्स टेस्ट, P से पाउलिश टेस्ट, S से साकागुची टेस्ट, MPO नहीं, MPS, मिलन्स टेस्ट, पाउलिश टेस्ट एंड साकागुची टेस्ट। तीनों टेस्ट रेड कलर देते हैं। मिलन्स टेस्ट फॉर टायरोसिन,
पाउलिश टेस्ट फॉर हिस्टिडीन एंड साकागुची फॉर अर्जिनिन। तीनों टेस्ट क्या देते हैं? रेड कलर। पर्पल कलर कौन देता है? एल्डिहाइड टेस्ट किसके लिए होता है? ट्रिप्टोफैन के लिए होता है। ठीक है, इतना याद है, इतना इनफ है। यदि एक और चीज़ याद कर सकते हो तो फिनाइलएलानाइन एंड टायरोसिन एक और टेस्ट के लिए पॉजिटिव देते हैं। येलो एक टेस्ट है, उसका नाम है ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट। ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट जो अपने स्वेट निकलते हैं, जो हम लोग स्वेट करते हैं, उसमें फिनाइलएलानाइन प्रेजेंट होता है, अमाइनो एसिड्स। तो वो अमाइनो एसिड जैसे हम ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट करवाते हैं तो वो येलो कलर को ऑरेंज कलर में बदल देता है। येलो गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑरेंज इन विच टेस्ट? ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट। क्लियर? और देखो टायरोसिन में कौन सा ग्रुप होता है? फिनॉल। फिनाइलएलानाइन में बेंजीन, ट्रिप्टोफैन में इंडोल, हिस्टिडीन में इमिडाजोल, अर्जिनिन में गोनेडिन एंड प्रोलिन में पायरोलिडिन। तो इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ ये रिएक्शंस याद कर लो, रेड पर्पल वाले। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। प्रोटीन्स, अब अमाइनो एसिड नहीं, प्रोटीन्स के पता है अपने बॉडी में बहुत सारे फंक्शन होते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन द प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड। तो देखो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स पता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कोलेजिन एंड केराटिन। कोलेजिन एंड केराटिन किससे बने? बेसिकली प्रोटीन से बने। सो कोलेजिन में अभी हमने ऊपर देखा ग्लाइसिन XY, मतलब हर तीसरा अमाइनो एसिड जो प्रेजेंट होता है कोलेजिन में वो कौन सा होता है? ग्लाइसिन। तो ये हमने देख लिया है। नेक्स्ट केराटिन जो होता है, जो कि अपने हेयर एंड नेल्स में जो प्रेजेंट होता है, उसके अंदर भी वो भी प्रोटीन से बना है। सो दिस बोथ आर स्ट्रक्चरल प्रोटीन। नेक्स्ट स्टोरेज प्रोटीन। स्टोरेज प्रोटीन के लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है? क्या नाम याद रखना अपने को? ओवैल्ब्यूमिन, बस नाम याद रखो। रिसेप्टर्स प्रोटीन पता है अपने हार्मोन्स के रिसेप्टर्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन पे, और ये रिसेप्टर किसके बने? प्रोटीन से बने। सो रिसेप्टर्स ऑफ हार्मोन्स। फिर हार्मोन्स, खुद हार्मोन्स, कई अपने बॉडी में ऐसे हार्मोन्स है जो खुद प्रोटीन है एक्चुअल में। सो पेप्टाइड हार्मोन, एग्जांपल TSH एंड थायरोक्सिन। प्रोटीन, एवरी प्रोटीन इज एंजाइम, सॉरी एवरी एंजाइम इज प्रोटीन बट एवरी प्रोटीन इज नॉट एंजाइम। सो हर एंजाइम यदि प्रोटीन है तो प्रोटीन का एक फंक्शन और क्या हो गया? इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट, इट इज एन एंजाइम। सो इट हैज अ कैटेलिटिक फंक्शन एज एंजाइम। सेकेंड इज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मतलब अपने मसल में जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन रहते हैं कौन से होते हैं? एक्टिन एंड मायोसिन, और दोनों है क्या? प्रोटीन से। सो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एक और फंक्शन हो गया। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, पता है हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें लिपिड्स होते हैं, एंड दिस लिपिड इज ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन उससे अटैच हो जाता है विच फॉर्म लाइपोप्रोटीन। सो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एल्ब्यूमिन एग्जाम्पल। जेनेटिक्स मतलब जब हम DNA पढ़ते हैं तो देखो 12th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा होगा DNA के पैकेजिंग में देयर वाज हिस्टोन प्रोटीन, और ये हिस्टोन प्रोटीन H1, H2A, H2B, H3, H4 ये सारे हिस्टोन प्रोटीन है, और ये हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड DNA से पैक होता है ना। सो जेनेटिक्स में भी प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट है। प्रोटीन जेनेटिक्स के अंदर भी है भैया DNA को पैक करने के लिए। फिर डिफेंस प्रोटीन। डिफेंस प्रोटीन कौन से? एंटीबॉडीज, वाई, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, IG इम्यूनोग्लोबुलिन्स, उसके टाइप्स कौन से? GAMDE है ना, IgG, AMED, ये सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स है। सो डिफेंस प्रोटीन। तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन समझा कौन कौन से? ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर कोलेजिन एंड केराटिन, ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज ओवैल्ब्यूमिन, ऑन द थर्ड रिसेप्टर्स प्रोटीन, फोर्थ हार्मोन्स, फिफ्थ कैटालिटिक फंक्शन एग्जाम्पल एंजाइम्स। Contractile protein are albumin and actin and myosin. Transport protein are albumin. Genetics में histone and defense proteins are immunoglobulins. Clear? Next जिसमें सब नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें सबको परेशानी होती है समझने में, लेकिन क्वेश्चन आ सकते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं भाई। अभी तक हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं ना इस पे वन लाइनर क्वेश्चन आ सकते हैं, नहीं तो क्लिनिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। उसमें दे दिया होगा कि मिलेंस टेस्ट की पॉजिटिव, तो आप समझ सकते हो अच्छा ये तो टायरोसिन की बात हो रही है, तो कनेक्ट करना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि आप लिख के बस भूल गए, तो कनेक्ट करना पड़ेगा चीज़ों को। और वन लाइनर क्वेश्चन तो पक्का यहाँ से आएंगे ही आएंगे, एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है। फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन मतलब जो प्रोटीन्स होते हैं वो ऐसे नहीं ऐसे पड़े सेल्स के अंदर,
उनका पैकेजिंग होता है प्रॉपर, उनका प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। सो जो प्रोटीन्स होते हैं उनके 4 टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। ये 4 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन्स के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं सिंगल लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन। मतलब अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, ऐसे करके एकदम सिंगल लीनियर चेन बनता है। इसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसमें होता क्या है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड। हर अमाइनो एसिड एक बॉन्ड से लिंक होता है। ये अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है, इसके बीच में जो बॉन्ड रहेगा, इस बॉन्ड का नाम पता है क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे हम जब दीवार बनाते हैं तो दीवार बनाने के लिए क्या करते हैं, ब्रिक्स लेते हैं, ईंट लेते हैं, और ईंट के बीच में क्या लगाते हैं, सीमेंट। तो ये सीमेंट जो है ये है पेप्टाइड बॉन्ड, और ये जो ईंटें हैं ये है अमाइनो एसिड्स। और ऐसे करते करते एक लंबा चेन बना दो तो इसको बोलते हैं क्या, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। कैसे होता है, सिंगल लीनियर स्ट्रक्चर होता है, सिंगल लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। ठीक है, तो देखो जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर होता है ना, ये जो सिंगल लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन है इसको बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसको थोड़ा सा कॉइल्ड कर दो, ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर में बना दो या बीटा प्लेटेड शीट में कर दो। हेलिकल स्ट्रक्चर ऐसा होता है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, और एक होता है बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सिंगल लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन इसको बोलते हैं क्या, प्राइमरी। ये हमारे हाथ में क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है ऑफ प्रोटीन। अब इसी प्राइमरी स्ट्रक्चर को हमने ऐसे ऐसे मोड़ दिया, और तो मोड़ के क्या बन गया, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बन गया। इसको बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। या तो हमने उसे एक शीट के फॉर्म में अरेंज कर दिया, इसको बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट, बीटा शीट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, और ये जो होते हैं ये दोनों होते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो देखो क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर आर ऑफ 2 टाइप्स, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट। ठीक है, तो जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है, पहले तो एक प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा था, सिंगल। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर का पहला टाइप क्या है, अल्फा हेलिक्स, और दूसरा टाइप क्या है, बीटा बीटा शीट। क्लियर। तो जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, ये देखो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर स्टेबलाइज कौन से बॉन्ड से होता है, इट इज स्टेबलाइज बाय इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड। ये देखो एक ही चेन है, इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये स्टेबलाइज होता है। कौन सा, अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होता है, स्टेबलाइज होता है। फिर और अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा अमाइनो एसिड कौन सा प्रेजेंट होता है, मिथ्योनिन। सेम बीटा प्लेटेड शीट में, जो ऐसे बीटा प्लेटेड शीट है, इसमें देखो 2 शीट है, दोनों अलग अलग चेन हो गए, दोनों अलग अलग चेन को हमने स्टेबलाइज किया विद द हेल्प ऑफ सेम हाइड्रोजन बॉन्ड। बट अब इसको क्या बोलेंगे, इंटर चेन। ये पहला चेन हो गया, ये दूसरा चेन हो गया, बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड इसको क्या बोलेंगे, इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्ड। और अल्फा हेलिक्स में इंट्रा चेन, चेन के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा था ना। और बीटा प्लेटेड शीट में मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड जो प्रेजेंट होता है कौन सा होता है, वेलिन। अल्फा हेलिक्स में मिथ्योनिन। अब बात करते हैं हम टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर 3 लिख के ऊपर डिग्री वाला सिंबल डालते हैं, तो इसके लिए टर्शरी स्ट्रक्चर इज अ 3D स्ट्रक्चर। ये 3D स्ट्रक्चर है, हाँ, प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर है ये। सो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर लीनियर हो गई, सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 टाइप्स के, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स तो ऐसे ऐसे ऐसा हो गया, एंड बीटा प्लेटेड वाले ऐसे हो गए। अल्फा हेलिक्स में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, बीटा शीट में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, बीटा शीट में इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, अल्फा हेलिक्स में इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर में फर्दर ये जो अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट है, अब इसको और अच्छे से मोड़ के मरोड़ के अब जो स्ट्रक्चर बन गया, इसका नाम हमने क्या दे दिया, टर्शरी स्ट्रक्चर। अब टर्शरी स्ट्रक्चर में अब इतना मोड़ के रखा है, मतलब कुछ तो बॉन्ड फॉर्म होगा ना, एक पकड़ के रखा है, अंदर काफी सारे बॉन्ड होने चाहिए जो इस प्रोटीन को पकड़ के रखे, टर्शरी स्ट्रक्चर बना के रखे। तो ये 4 टाइप्स के बॉन्ड होते हैं इसके अंदर। देखो कौन कौन से, हाइड्रोजन बॉन्ड सिंपल, ऊपर भी थे, यहाँ भी हमने पढ़ा हाइड्रोजन बॉन्ड। एक नया आया है, एक नया बॉन्ड है, उसका है इंट्रैक्शन, उसका नाम है हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन बताता हूँ, बस नाम याद रखो। फिर है आयनिक बॉन्ड, और फिर है डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो 4 बॉन्ड कौन कौन से, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, आयनिक बॉन्ड एंड लास्ट वन इज डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो देखते हैं यहाँ पे, ये मान लो अपना प्रोटीन है। अब इसको टर्शरी स्ट्रक्चर में अरेंज करना है, तो सबसे पहले
ये जो अमाइनो एसिड है इसका नाम है वेलिन। तो वेलिन और वेलिन के बीच में इंटरेक्शन होगा, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बिटवीन नॉन पोलर अमाइनो एसिड। नॉन पोलर अमाइनो एसिड है वेलिन, उसके बीच में इंटरेक्शन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड इधर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अगला कौन सा था? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड फॉर्म कहाँ पे होता है? आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड। पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है इसको बोलते हैं हम लोग आयनिक बॉन्ड, ठीक है। और लास्ट इज डाइसल्फाइड बॉन्ड। 2 सल्फर है तो डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो 4 बॉन्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टर्शियरी स्ट्रक्चर। कौन से? हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। क्लियर? तो अब देखो ये रहा बीटा प्लेटेड है ना, और फिर अल्फा हेलिक्स। तो बीटा प्लेटेड एंड अल्फा हेलिकल को मिला दो, कंडेंस कर दो, ये कौन सा स्ट्रक्चर बन गया? टर्शियरी स्ट्रक्चर। 4 बॉन्ड होते, कौन से? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, आयनिक बॉन्ड, एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? टर्शियरी स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो ये क्या है? अपना टर्शियरी स्ट्रक्चर है। दिस इज आवर टर्शियरी स्ट्रक्चर। देखो ये ऐसा जो मोड़ा हुआ है प्रोटीन, ये 3D टर्शियरी स्ट्रक्चर है अपना। अब ऐसे ही और 3D टर्शियरी स्ट्रक्चर ले लो, और दोनों को जोड़ दो, सबको जोड़ दो। अब इसको हम लोग बोलेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। मतलब कि एक पॉलीपेप्टाइड को हमने मोड़ के सेकेंडरी में बदला, फिर करके कॉम्पैक्ट करके टर्शरी में बदल दिया, ये एक टर्शरी हो गया। दूसरे टर्शरी को ले लो, 2 टर्शरी को जब आप जोड़ दोगे, अब इसको बोलोगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो देखो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या है? एक 3 टर्शरी स्ट्रक्चर है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारे मिल गए। अब इसको हम लोग नाम दे दिया क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये किसका एग्जांपल है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में पता है 2 अल्फा 2 बीटा चेन होते हैं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स होते हैं एडल्ट हीमोग्लोबिन में। तो एंड हीमोग्लोबिन इज अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इजी। तो देखो 1 पॉलीपेप्टाइड कैन बी अरेंज। सिंगल पॉलीपेप्टाइड जो है ना, उसको हम लोग मोड़ के अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में सेकेंडरी स्ट्रक्चर कह सकते हैं, नहीं तो बीटा प्लेटेड फॉर्म में करके उसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर कह सकते हैं। और अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड को हम लोग फिर से अरेंज करके 3D स्ट्रक्चर में टर्शियरी स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। तो 1 पॉलीपेप्टाइड कैन बी अरेंज इन ऑल 3। एक पॉलीपेप्टाइड को हम तीनों में से किसी भी स्ट्रक्चर में अरेंज कर सकते हैं। लेकिन जो 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड जब हम लोग ले लेंगे ना, अब इसको हम लोग बोलेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। यही हमने देखा एग्जाम्पल के फॉर्म में हीमोग्लोबिन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्लाज्मा प्रोटीन्स। और प्लाज्मा प्रोटीन्स में इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से? 2 होते हैं, अल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। तो जो अल्ब्यूमिन होता है और ग्लोबुलिन होता है, इनको इलेक्ट्रोफोरेसिस पे हम लोग एक ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट करते हैं, जो कि पैथोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट ग्राफ है। और देखो कुछ इस तरह दिखता है, इस तरह ऐसे उठा हुआ रहेगा, फिर ऐसे 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 पहाड़ जैसे छोटे छोटे इस फॉर्म में अरेंज होते हैं। तो देखो ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन ऑन इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो सबसे ऊपर जो उठा हुआ है ये कौन सा है? एल्ब्यूमिन। और फिर देखो ये हो गया एल्ब्यूमिन, फिर नीचे अल्फा 1 ग्लोबुलिन, अल्फा 2 ग्लोबुलिन, बीटा एंड गामा ग्लोबुलिन। ये चारों ग्लोबुलिन है। कौन से? अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा एंड गामा ग्लोबुलिन। और ये कौन सा है? अंगूठा कौन सा है? थंब कौन सा है? इट इज एल्ब्यूमिन। ठीक है। तो सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन किसका होता है? एल्ब्यूमिन का। इसके लिए सबसे ऊपर एल्ब्यूमिन, फिर उससे लो अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा एंड गामा। ठीक है, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा एंड गामा। अब देखो, अब इन सभी प्लाज्मा प्रोटीन्स के फंक्शन देख लेते हैं। इनके फंक्शन क्या है और इनके टाइप्स क्या है। तो जो एल्ब्यूमिन होता है, इसका कंसेंट्रेशन होता है 3.5 to 5 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है। और इनका फंक्शन देखो क्या है। एल्ब्यूमिन का फंक्शन है कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करना। कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? तो देखो ये ब्लड वेसल है और ये कैपिलरी हो गई, आगे जाके फिर वेन्यूल्स बन जाएगा। तो कैपिलरी में क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं। यहाँ से न्यूट्रिशन एंड प्लाज्मा थोड़ा सा बाहर जाता है। तो जब यहाँ से ब्लड आता है तो ब्लड में क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन। ये प्रोटीन्स यहाँ पे स्टिक कर जाते हैं इस होल्स में जो कैपिलरीज में प्रेजेंट है, और यहाँ से एक प्रेशर बिल्ड करते हैं ताकि प्लाज्मा बाहर की तरफ बाहर ना जाए। इस प्रेशर को बोलते हैं कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑन्कोटिक प्रेशर। ठीक है।
नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन, प्रोटीन है तो उसका फंक्शन एक क्या हो गया, न्यूट्रिशन, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। सेकंड ट्रांसपोर्ट, पता है अपने को, हमने फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में पढ़ा था कि उसका क्या होता है, ट्रांसपोर्ट वन ऑफ द फंक्शन है प्रोटीन का। क्या ट्रांसपोर्ट करता है, कोलेस्ट्रॉल, फैट्स, लिपिड्स, ये सब ट्रांसपोर्ट करता है। एंड इट ऑल्सो हैज़ अ बफरिंग एक्शन। बफरिंग एक्शन मतलब ब्लड का पीएच मेंटेन करने में एल्ब्यूमिन का रोल होता है, क्योंकि यदि जब ज़्यादा एसिडोसिस हो जाता है तो चीज़ें जाके इससे बाइंड कर जाती है एंड फिर पीएच मेंटेन होता है, तो इसको बोलते हैं बफरिंग एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज एल्ब्यूमिन हो गया अपना। नेक्स्ट इज अब ग्लोबुलिन पढ़ना है, तो ग्लोबुलिन का लेवल कितना होता है, 2.5 to 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर। एल्ब्यूमिन का 3.5 to 5, 3.5 से 5 एल्ब्यूमिन होता है एंड 2.5 से 3.5 होता है ग्लोबुलिन। तो ग्लोबुलिन के 4 टाइप्स, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा एंड गामा। तो अल्फा 1 की एग्जांपल्स देख लो। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, पता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन लिवर प्रोड्यूस करता है और यदि इसकी कमी हो जाए तो एम्फाइसीमा हो जाता है, तो वही अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है। तो इसका एक्शन कैसा है, इट इज़ एंटी इलास्टेज एक्टिविटी। अपने लंग्स में एल्विलाई होते हैं, एल्विलाई कैसा है, इलास्टिक टिश्यू है, और इलास्टिक टिश्यू है तो मतलब उसमें इलास्टिन प्रेजेंट है, और वहीं पे इलास्टिन के आसपास इलास्टेज एंजाइम होता है, वो एंजाइम इलास्टिन को डिग्रेड कर सकता है, ऐसा काट सकता है। और एम्फाइसीमा में इलास्टिन एंजाइम इलास्टेज एंजाइम इलास्टिन को कट कर देता है, जिसकी वजह से एल्विलाई के साइज बड़े हो जाते हैं और एम्फाइसीमा हो जाता है। तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या करता है, वो इलास्टेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, तो इट हैज़ अ एंटी इलास्टेज एक्टिविटी प्लस तो इट प्रिवेंट फ्रॉम एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा से प्रिवेंट करता है। यदि इसकी कमी हो जाए अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की तो एम्फाइसीमा हो जाएगा। नेक्स्ट, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का फंक्शन क्या है, इट इज़ अ रिवर्स ट्रांसपोर्टर ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यू टू लीवर। पेरिफेरल टिश्यू से कोलेस्ट्रॉल लेकर के लीवर में आने का फंक्शन किसका है, एचडीएल। इसके लिए एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। सो रिवर्स ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यू टू लीवर। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, अभी ये तीनों हम लोग अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, एचडीएल एंड थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, ये तीनों किसके एग्जांपल है, अल्फा 1 ग्लोबुलिन, याद रखना है। थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन क्या करेंगे, ये ऐसे ग्लोबुलिन है जो थायराइड हार्मोन से बाइंड करेंगे और उसको ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे, तो थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन ट्रांसपोर्ट थायराइड हार्मोन्स, इजी। नेक्स्ट, अल्फा 2 ग्लोबुलिन्स के एग्जांपल्स देखते, इसमें है प्रोथ्रोम्बिन एंड सेरुलोप्लाज्मिन। प्रोथ्रोम्बिन अपने को पता है क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर है ना। प्रोथ्रोम्बिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन एंड थ्रोम्बिन कन्वर्ट्स फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन विच इज इनसॉल्युबल, लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ दैट net like structure which is formed during clotting to prevent hemorrhage, blood loss, है ना। so prothrombin it is a clotting factor, example किसका, ये अल्फा 2 ग्लोबुलिन का। सेरुलोप्लाज्मिन फंक्शन क्या होगा, इट ट्रांसपोर्ट कॉपर, इसका फंक्शन है कॉपर को ट्रांसपोर्ट करना है एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ फेरस Fe2+ इंटू Fe3+ स्टेट। ठीक है, Fe2+ को Fe3+ स्टेट में कन्वर्ट करना किसका काम है, सेरुलोप्लाज्मिन का है। ठीक है, तो जैसे ही आयरन हम खाते, इट इज प्रेजेंट इन Fe3+ फॉर्म, इंटेस्टाइन में जाके इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू Fe2+ फॉर्म एंड देन इट गेट्स एब्जॉर्ब होता है Fe2+ फेरस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद में वो अपने इंटेस्टाइन के सेल्स में रहेगा, और सेल से जब वो ब्लड वेसल्स ब्लड में एंटर करेगा तो ब्लड में जब वो ट्रांसपोर्ट होगा, इट इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ Fe3+। तो Fe3+ इसको कौन बनाता है, एब्जॉर्ब हुआ Fe2+ के फॉर्म में, और ब्लड के अंदर एंटर किया Fe3+ के फॉर्म में, ये किसने किया, सेरुलोप्लाज्मिन ने। ठीक है, सो दिस वाज एग्जांपल ऑफ अल्फा 2 ग्लोबुलिन। अब बीटा ग्लोबुलिन का एग्जांपल देख लेते हैं, उसका एग्जांपल है ट्रांसफरिन, ट्रांसफर आयरन इन ब्लड। ट्रांसफरिन का फंक्शन क्या होगा, ट्रांसफरिन प्रोटीन का फंक्शन क्या है, इट ट्रांसफर आयरन इन ब्लड। मतलब क्या है कि देखो, ये हो गया अपना GIT इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन का सेल हो गया, और ये हो गया अपना ब्लड वेसल। तो यहाँ से आयरन आया, आयरन यहाँ से Fe2+ के फॉर्म में एब्जॉर्ब हुआ, और Fe2+ से यहाँ से सर्कुलेशन में Fe3+ फॉर्म में जाता है। तो ये Fe3+ में कन्वर्ट कौन करता है, सेरुलोप्लाज्मिन। एग्जाम्पल क्या है, अल्फा 2 ग्लोबुलिन का एग्जाम्पल है। लेकिन इस सेल में से इसको सर्कुलेशन में भेजता कौन है, तो उस प्रोटीन का नाम है ट्रांसफरिन। तो ट्रांसफर क्या करता है, ट्रांसफरिन क्या ट्रांसफर करता है, इट ट्रांसफर्स आयरन इन ब्लड, इजी। ये किसका ट्रांसफरिन किसका एग्जाम्पल है, बीटा ग्लोबुलिन्स। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इज गामा ग्लोबुलिन्स। गामा ग्लोबुलिन्स पता है क्या होते हैं,
IgG इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ग्लोबुलिन्स मतलब, तो ग्लोबुलिन से तो समझ में आ रहा है कि ग्लोबुलिन्स की बात चल रही है, तो गामा ग्लोबुलिन्स का एग्जांपल है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इसका दूसरा नाम क्या है, एंटीबॉडीज। अपने बॉडी में जो एंटीबॉडी फॉर्म होते हैं दे आर गामा ग्लोबुलिन्स। और ये गामा ग्लोबुलिन्स इम्यूनोग्लोबुलिन्स देखो क्या करते हैं, दे आर ऑफ 5 टाइप्स, IgG, IgA, IgM, IgE एंड IgD। तो इनके फंक्शंस देख लेते फटाक से। IgG का फंक्शन क्या है, इट इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम कंसंट्रेशन इन सीरम। IgG सीरम में सबसे ज़्यादा अपने ब्लड में जो एंटीबॉडी प्रेजेंट है इट इज़ IgG। सिंगल होता है, मोनोमेरिक, सिंगल ऐसा दिखता है, मोनोमेरिक होता है। एंड कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन एंड ऑप्सनाइजेशन करता है। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर आवर, इट ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का फंक्शन क्या है, अपने बॉडी का प्रोटेक्शन करना। सो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करना इसका काम है। एंड ऑल्सो ऑप्सनाइजेशन, ऑप्सनाइजेशन मतलब कोई भी बैक्टीरिया आया उस पर जाके से चिपक जाएगा, तो मतलब अब ये बैक्टीरिया कैसे होगा, टेस्टी, अब माइक्रोफेज आके इसको एंगल्फ कर लेंगे, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑप्सनाइजेशन। ऑप्सनाइजेशन हो गया। अब IgG के भी टाइप्स होते हैं, IgG1, IgG2, G3, G4। तो जो G2 होता है दे कैन क्रॉस प्लासेंटा, हमने पढ़ा है ना, IgG कैन क्रॉस प्लासेंटा, लेकिन IgG में भी कौन सा, IgG2 कैन क्रॉस प्लासेंटा। ओके, नेक्स्ट इज IgA, प्रेजेंट इन म्यूकस। अपने जो म्यूकस होते हैं, सलाइवा, अपना जो स्टमक में जो म्यूकस लेयर होते हैं, पूरे GIT में जो म्यूकस लेयर होती है वहाँ पे, और अपने टीयर में, सलाइवा में, हर जगह प्रेजेंट क्या होता है, IgA से टीयर, म्यूकस एक्सेट्रा। और IgA कैसा होता है, डायमेरिक, दो, डबल होते हैं दो। IgG कैसे होते हैं, मोनोमेरिक, सिंगल, लेकिन IgA डायमेरिक। प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम एंड सलाइवा। मदर के मिल्क में जो बेबी बॉर्न होता है, जो मिल्क इंटेक करता है, फर्स्ट मिल्क इंटेक करता है, उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, एंड इट कंटेन्स IgA। ओके, IgM पेंटामेरिक फॉर्म में होता है, सबसे बड़ा हैवी होता है, इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, ये भी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है, पेंटामेरिक होता है, एंड इंपॉर्टेंट फॉर प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया आया तो अपनी बॉडी उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनाती है फर्स्ट टाइम, वो IgM होता है। लेकिन अब यदि सेकेंड टाइम वो बैक्टीरिया आएगा तो उसको मारेगा कौन, अब उसको मारने के लिए IgG प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। सो IgG इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड IgM इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, IgE इज इंपॉर्टेंट इन एलर्जिक रिस्पॉन्स। IgE एलर्जिक रिस्पॉन्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अस्थमा में देख लो, मास सेल के ऊपर जो एंटीबॉडीज आके बैठ जाते हैं सेंसिटाइज होके, उनको वो कौन से, IgE तो होते हैं मास सेल के ऊपर। नेक्स्ट इज IgD इट इज अ बी सेल रिसेप्टर, बी सेल का रिसेप्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्लाज्मा प्रोटीन डन होता है। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज अमोनिया मेटाबॉलिज्म। अमोनिया का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले अमोनिया, हमें ये पता है कि अमोनिया हमारे बॉडी के लिए क्या है, टॉक्सिक। अमोनिया इज टॉक्सिक फॉर आवर बॉडी एंड दिस अमोनिया गेट्स कन्वर्टेड इनटू यूरिया एंड दिस यूरिया इज एलिमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन फ्रॉम आवर बॉडी। इतना अपने को पता है। अमोनिया आगे जाके यूरिया बन जाता है और ये यूरिया यूरिन के फॉर्म में अपने बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। तो टॉक्सिक तो एलिमिनेट हो गया। अब ये टॉक्सिक बन कैसे रहता अपने बॉडी में, अमोनिया बनता कैसे, दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन ना, ये दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो, हम खाने में क्या लेते हैं, प्रोटीन्स में क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स, और अपने को पता है अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कार्बन विथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमाइड ग्रुप NH3। जब अमाइनो एसिड से NH3 ग्रुप निकल जाता है, ये क्या बनाता है, NH4, अमोनिया बन जाता है। तो अमोनिया देख रहे हो कैसे बन रहा है, अमाइनो एसिड से अमोनिया बनता है, अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होने के बाद में अमोनिया बनता है। और ये अमोनिया क्या होता है अपने बॉडी के लिए, टॉक्सिक। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए यूरिया साइकिल है, यूरिया साइकिल में यूरिया बन जाता है अमोनिया, और यूरिया बन के यूरिन के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाता है। क्लियर। तो देखो, एक प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं, देखो कि ये अमोनिया बन कैसे रहा है, सोर्स ऑफ अमोनिया बनता कैसे। तो देखो, इसके 3 रीज़न है। एक है ट्रांसअमाइनेशन, डीअमाइनेशन, प्यूरिन्स पिरिमिडिन्स मेटाबॉलिज्म। तो देखो, ट्रांसअमाइनेशन डीअमाइनेशन बहुत बड़ी बात लग रही होगी, लेकिन बताता हूँ, बहुत सिंपल सी चीज़ है। क्या होता है, और प्यूरिन्स इन पिरिमिडिन्स का जब मेटाबॉलिज्म होता है ना, प्यूरिन्स इन पिरिमिडिन्स पता है, एडिनाइन, गुआनाइन, थायमिन, साइटोसिन, यूरासिल, इसको प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स बोलते हैं। और इसके अंदर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है इनके स्ट्रक्चर में।
तो जब प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स का मेटाबॉलिज्म होता है तो वहाँ से जब नाइट्रोजन एलिमिनेट होता है तो वो अमोनिया बनाता है। सो अमोनिया के सोर्स क्या हो गए 3, ट्रांसअमाइनेशन, डीअमाइनेशन एंड प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स मेटाबॉलिज्म। ट्रांसअमाइनेशन क्या होता है? देखो, ट्रांस अमाइनेशन मतलब अमाइड ग्रुप को निकाल दो तो इसको बोलते हैं ट्रांसअमाइनेशन। होता कैसे? तो देखो, ये अमाइनो एसिड है, एलेनाइन क्या है? एक तरह का अमाइनो एसिड है। एस्पार्टेट क्या है? अमाइनो एसिड है। वेलिन क्या है? अमाइनो एसिड है। तो जब हम अमाइनो एसिड को रिएक्ट कराएंगे अल्फा कीटोग्लूट्रेट के साथ में, व्हेन अमाइनो एसिड रिएक्ट विथ अल्फा कीटोग्लूट्रेट दे गिव ग्लूटामेट। देखो क्या दे रहे हैं? ग्लूटामेट। जब एलेनाइन अल्फा कीटोग्लूट्रेट से रिएक्ट करता है तो ग्लूटामेट एंड पाइरुवेट देता है। जब एस्पार्टेट अल्फा कीटोग्लूट्रेट से रिएक्ट करता है इट गिव्स ग्लूटामेट एंड ऑक्सैलोएसीटेट। मतलब देखो क्या दे रहा है? ग्लूटामेट तो सभी देते हैं। ट्रांसअमाइनेशन से ग्लूटामेट फॉर्म होता है। जब ट्रांसअमाइनेशन होता है, एलेनाइन से ग्लूटामेट फॉर्म होता है, तो यहाँ से क्या रिलीज होता है? NH3। तो देखो क्या हो गया? एलेनाइन से क्या बन गया? ग्लूटामेट बन गया। एलेनाइन से क्या बन गया? ग्लूटामेट। और ये ग्लूटामेट देखते हैं हम लोग आगे क्या होता है। एस्पार्टेट से भी ग्लूटामेट बन गया, वेलिन से भी। तो अल्टीमेटली हमने क्या बना दिया है? ट्रांसअमाइनेशन से ग्लूटामेट बना दिया है ना। तो एग्जांपल के फॉर्म में कि ये देखो क्या है? ग्लूटामाइन है। ग्लूटामाइन को हमने क्या कर दिया? ग्लूटामेट बना दिया। जब ग्लूटामाइन ग्लूटामेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ से एक अमोनिया बनता है, NH4, एक अमोनिया बनता है। और इतना ही नहीं, जब ये ग्लूटामेट बन जाता है तो ये ग्लूटामेट आगे चल के क्या बनाता है पता है? अल्फा कीटोग्लूट्रेट। मतलब ग्लूटामाइन फॉर्म ग्लूटामेट। ग्लूटामाइन से ग्लूटामेट बनता है और यहाँ से क्या रिलीज होता है? अमोनिया। और ग्लूटामेट से अल्फा कीटोग्लूट्रेट बनता है, यहाँ से भी क्या रिलीज होता है? अमोनिया। मतलब एक ग्लूटामाइन हमें 2 अमोनिया देता है ना, 2 अमोनिया दे रहा है। तो देखो ग्लूटामेट से जब हम ग्लूटामेट से जब हम लोग अल्फा कीटोग्लूट्रेट बनाते हैं, इस प्रोसेस को पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। डीअमाइनेशन क्यों? क्योंकि अमोनिया ग्रुप, अमाइड ग्रुप निकल गया तो क्या बना दिया? अमोनिया बना दिया। सो इसके लिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। तो ये समझ में आया कि सोर्स ऑफ अमाइनो एसिड क्या होते हैं? ट्रांसअमाइनेशन एंड डीअमाइनेशन। ट्रांसअमाइनेशन मतलब अमाइनो एसिड से ग्लूटामेट बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसअमाइनेशन। एंड डीअमाइनेशन मतलब ग्लूटामेट से अल्फा कीटोग्लूट्रेट बना दिया तो इसको बोलते हैं डीअमाइनेशन। और दोनों में ही क्या निकलता है? क्या फॉर्म होता है? NH4, अमोनिया। क्लियर? और प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स मेटाबॉलिज्म में तो पता ही अमोनिया फॉर्म होता है। ठीक है। तो स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ अमोनिया इज ग्लूटामाइन इन ब्रेन एंड एलेनाइन इन मसल। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ अमोनिया इज ग्लूटामाइन। ग्लूटामाइन इज एसिडिक अमाइनो एसिड पढ़ा था हमने। सो इट इज अ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ अमोनिया इन आवर बॉडी। कौन है? ग्लूटामाइन। फ्रॉम ब्रेन से यदि अमोनिया को स्टोर, ब्रेन में यदि अमोनिया को स्टोर करना हो या वहाँ से ट्रांसपोर्ट करना हो ब्लड में तो ग्लूटामाइन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। और वही मसल में यदि स्टोर करना हो या ट्रांसपोर्ट करना हो मसल से तो एलेनाइन यूज होता है। क्लियर? अब देखो क्या बन गया? अल्फा कीटोग्लूट्रेट तो बन गया। अल्फा कीटोग्लूट्रेट जब बना तो यहाँ से देखो क्या निकल गया? अमोनिया ग्रुप निकल गया। अब ये अमोनिया NH4 आगे जाके कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके अंदर चला जाएगा किसके? यूरिया साइकिल में। और यूरिया साइकिल से क्या बनाएगा? यूरिया। एंड दिस यूरिया विल बी लॉस्ट इन यूरिन। आ रहा है समझ में चीज़ें? ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, वाई अमोनिया इज टॉक्सिक। अमोनिया इतना कर रहे हैं हम लोग, लेकिन अमोनिया एक्चुअल में करता क्या है? टॉक्सिक है क्यों भाई? वाई अमोनिया इज टॉक्सिक। तो देखो, जो अमोनिया होता है, जब अमोनिया का लेवल बढ़ता है तो क्या करता है? इट विल रिएक्ट विथ अल्फा कीटोग्लूट्रेट एंड फॉर्म ग्लूटामेट। और ग्लूटामेट देखो क्या होता है? हाँ, तो अमोनिया टॉक्सिक क्यों है? वाई अमोनिया इज टॉक्सिक। जब अमोनिया का लेवल बहुत बढ़ जाता है ना, बहुत सारा अमोनिया का लेवल एकदम बहुत बढ़ जाता है,
तो क्या करता है, इट विल स्टार्ट रिएक्टिंग विद अल्फा कीटोग्लूटेट। अल्फा कीटोग्लूटेट पता है, अल्फा कीटोग्लूटेट क्या करता है, इट इज अ इंटरमीडिएट ऑफ TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल से क्या बनता है, ATP बनता है, पता है ना। सो जब अमोनिया बहुत बढ़ जाता है ना तो वो अल्फा कीटोग्लूटेट से रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, ग्लूटामेट। सेम यही इसी का पूरा अपोजिट किधर है, हाँ ये देखो, ये अमोनिया है, ये अमोनिया जब बहुत बढ़ जाता है इट रिएक्ट्स विद अल्फा कीटोग्लूट्रेट एंड इट फॉर्म ग्लूटामेट। क्लियर, ये लिखा है यहाँ पे, अमोनिया बहुत बढ़ गया, इट रिएक्ट्स विद अल्फा कीटोग्लूट्रेट एंड फॉर्म ग्लूटामेट। इजी। और जब ग्लूटामेट में एक और अमोनिया, क्योंकि अमोनिया बहुत सारा है तो अमोनिया जब फिर से जुड़ जाएगा तो क्या बन जाता है, ग्लूटामाइन। और ये ग्लूटामाइन अपने ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, मान लो ब्रेन की बात हो रही है तो ये ग्लूटामाइन अपने ब्रेन के अंदर स्टोर हो गया। जब एक्सेस अमाउंट में ग्लूटामाइन स्टोर करेगा अमोनिया को अपने ब्रेन के अंदर, इट विल अट्रैक्ट वाटर। ग्लूटामाइन वाटर को अट्रैक्ट करता है अपने पास, और जब वाटर उसके वो अट्रैक्ट करेगा ब्रेन के अंदर, जब बहुत सारा वाटर आने लगेगा तो क्या हो जाएगा, सेरिब्रल एडिमा। सो इस वे में अमोनिया टॉक्सिक हो गया, क्योंकि देखो अमोनिया बहुत बढ़ गया तो ग्लूटामेट बना, ग्लूटामेट में एक और अमोनिया के जुड़ गया तो ग्लूटामाइन बना, और ग्लूटामाइन जब ब्रेन में स्टोर है तो बहुत सारा वाटर खींच रहा है तो सेरिब्रल एडिमा हो गया, तो इसके लिए वो टॉक्सिक है। लेकिन ये मेजर रीजन नहीं है, मेजर रीजन क्या है टॉक्सिसिटी का, कि अमोनिया अल्फा कीटोग्लूटेट से रिएक्ट करता है, अमोनिया अल्फा कीटोग्लूटेट से रिएक्ट करता है। अपने को पता है कि अल्फा कीटोग्लूटेट क्या है, अल्फा कीटोग्लूटेट इट इज अ TCA इंटरमीडिएट। जब TCA इंटरमीडिएट अल्फा कीटोग्लूटेट यूज हो जा रहा है अमोनिया के साथ में ग्लूटामेट बनाने में, तो अब क्या होगा, TCA साइकिल हो पाएगा क्या, क्योंकि अल्फा कीटोग्लूटेट प्रेजेंट ही नहीं है ब्रेन में। जब ब्रेन में अल्फा कीटोग्लूटेट प्रेजेंट नहीं होगा तो TCA नहीं होगा, और TCA नहीं होगा तो ATP फॉर्म होगा क्या, ATP भी नहीं बनेगा। सो डिक्रीज TCA साइकिल leads to decrease ATP, so brain won't be able to function well। जब ब्रेन को एनर्जी नहीं मिलेगी तो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी, एंड दिस कॉजेज ब्लरिंग ऑफ विजन, मेंटल रिटार्डेशन, स्लरिंग ऑफ स्पीच। सो दिस इज द रीजन वाई अमोनिया इज टॉक्सिक। समझ में आई चीज़ें। अब देखो यूरिया साइकिल देखते हैं, तो यूरिया साइकिल बेसिकली देखो, अमोनिया समझ में आया है अभी तक, अमोनिया फॉर्म कैसे हो रहा है, तो यही अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है पता है, क्रेब्स साइकिल देखो, TCA में 2 स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। दिस कार्बन डाइऑक्साइड, यही कार्बन डाइऑक्साइड आके अमोनिया से रिएक्ट करता है, और क्या फॉर्म करते हैं लोग, कार्बोमोल फॉस्फेट। तो कार्बोमोल फॉस्फेट इस फॉर्म कैसे बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया की वजह से कार्बोमोल फॉस्फेट बन गया। ये कार्बोमोल फॉस्फेट बनाने के लिए एंजाइम कौन सा है, कार्बोमोल फॉस्फेट सिंथेस 1, कार्बोमोल फॉस्फेट सिंथेस 1। कार्बोमोल फॉस्फेट सिंथेस 2 भी होते, वो क्या करते, वो पायरिमिडीन सिंथेसिस करवाते हैं। लेकिन कार्बोमोल फॉस्फेट सिंथेस 1 क्या करते हैं, यूरिया साइकिल में कार्बोमोल फॉस्फेट बनाते हैं। और ये कार्बोमोल फॉस्फेट क्या करता है, ये कार्बोमोल फॉस्फेट ऑर्निथिन आता है, इससे रिएक्ट करके लोग बनाते हैं सिट्रोलिन। तो देखो यहाँ पे ये रहा अपना कार्बोमोल फॉस्फेट बन गया। ये कार्बोमोल फॉस्फेट ऑर्निथिन आता है, ऑर्निथिन से लोग बना देते हैं सिट्रोलिन। और ये सारा रिएक्शन हो कहाँ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, और दिस इज साइटोसोल, ये साइटोसोल है बाहर। सो ऑर्निथिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑलरेडी क्या फॉर्म है, कार्बोमोल फॉस्फेट फॉर्म है, दोनों रिएक्ट करके सिट्रोलिन बना देते हैं, सिट्रोलिन फिर साइटोप्लाज्म में चला जाता है। ठीक है, मतलब फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिया साइकिल ऑकर्स इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। इजी। तो देखो क्या हो गया, अमोनिया रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कार्बोमोल फॉस्फेट। कार्बोमोल फॉस्फेट बना कैसे, कार्बोमोल फॉस्फेट सिंथेस 1 एंजाइम की वजह से। और अब ये कार्बोमोल फॉस्फेट रिएक्ट्स विद ऑर्निथिन एंड फॉर्म सिट्रोलिन, सिट्रोलिन माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर चला जाएगा साइटोप्लाज्म में, एंड दिस कार्बोमोल फॉस्फेट एंड ऑर्निथिन रिएक्ट करके क्या बना है, सिट्रोलिन। यहाँ पे जो एंजाइम लगता है उसका नाम है ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेस। क्या नाम है, ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेस। और ये आगे चल के सिट्रोलिन बना देते हैं, एंड दिस सिट्रोलिन विल फॉर्म अर्जिनोसक्सीनेट। क्या बनाएंगे, अर्जिनोसक्सीनेट विथ एडिशन ऑफ एस्पार्टेट। सिट्रोलिन में एस्पार्टेट को जोड़ के हमने क्या बना दिया, अर्जिनोसक्सीनेट, और अर्जिनोसक्सीनेट से फ्यूमरेट निकाल के क्या बना दिया, अर्जिनाइन। मतलब सिट्रोलिन प्लस एस्पार्टेट गिव्स अर्जिनोसक्सीनेट, एंड अर्जिनोसक्सीनेट माइनस फ्यूमरेट गिव्स अर्जिनाइन। क्लियर।
सो अर्जिनोसक्सिनेट से अर्जिनाइन बनाने के लिए कौन सा एंजाइम इंपॉर्टेंट है? अर्जिनोसक्सिनेट लाइएस, अर्जिनोसक्सिनेट लाइएस। ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज क्या करता था? ऑर्निथिन एंड कार्बोमाइल फॉस्फेट को मिला करके सिट्रुलिन बनाता था। कौन सा एंजाइम? ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज। अब अर्जिनोसक्सिनेट लाइएस क्या करता है? अर्जिनोसक्सिनेट लाइएस अर्जिनोसक्सिनेट में से फिमरेट निकाल देता है और क्या बना देता है? अर्जिनाइन। क्लियर? फिर अर्जिनाइन से क्या बनता है? ऑर्निथिन फिर से बनता है, लेकिन यहाँ पे जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है अर्जिनेज होता है, उसका नाम है अर्जिनेज। अर्जिनाइन से क्या बन गया? ऑर्निथिन। जब भी अर्जिनाइन से ऑर्निथिन बनता है तो वहाँ से रिलीज होता है यूरिया, और ये यूरिया इज गेटिंग एलिमिनेटेड फ्रॉम आवर यूरिन। तो आ रहा है समझ में यूरिया फॉर्म कैसे हुआ? सबसे पहले अमोनिया, ट्रांसअमाइनेशन, ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन, प्यूरिन पिरिमिडिन से का मेटाबॉलिज्म से क्या बनता था? अमोनिया। और ये अमोनिया रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है? टीसीए से आता है, और टीसीए से वो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया दोनों मिल के कार्बोमोल फॉस्फेट बना देते हैं। एंजाइम कार्बोमोल फॉस्फेट सिंथेस 1 एंजाइम। और ये सारा प्रोसेस हो कहाँ रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा? कार्बोमोल फॉस्फेट विल रिएक्ट विद ऑर्निथिन और क्या बना देंगे लोग? सिट्रुलिन। एंजाइम का नाम ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज। क्या बना दिया? सिट्रुलिन। सिट्रुलिन माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आके अर्जिनोसक्सिनेट बनाएगा, जब उसमें एडिशन हो जाएगा एस्पार्टेट का। सो सिट्रुलिन प्लस एस्पार्टेट गिव अर्जिनोसक्सिनेट, अर्जिनोसक्सिनेट माइनस फिमरेट गिव्स अर्जिनाइन, एंड अर्जिनाइन will get converted into ornithine with the help of enzyme called arginase। और जब अर्जिनाइन ऑर्निथिन में कन्वर्ट होगा, अर्जिनाइन ऑर्निथिन में कन्वर्ट होगा, इट विल लिबरेट यूरिया एंड दिस यूरिया विल गेट एलिमिनेटेड। ठीक है? सो क्वेश्चन आता है कि ये जो यूरिया है इसका स्ट्रक्चर देखो कुछ इस तरह का होता है। यूरिया हैज़ 2 नाइट्रोजन, ऐसा होता है स्ट्रक्चर, फिर ये डबल बॉन्ड O से अटैच होता है, इसको बोलते हैं यूरिया। तो यूरिया में क्वेश्चन आता है कि ये जो नाइट्रोजन है दोनों, ये आता कहाँ से? तो एक नाइट्रोजन आता है कहाँ से? ये अमोनिया से, और जो दूसरा नाइट्रोजन है ये आता है कहाँ से? एस्पार्टेट से। ये जो एस्पार्टेट है यहाँ से एक अमोनिया आता है, एक नाइट्रोजन आता है, और ये अमोनिया जो है ये एक नाइट्रोजन देता है। ये क्वेश्चन है। ठीक है? एंड और देखो ये तो हो गया अपने यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल एंड टीसीए देखो दोनों को मिला दो तो इसको बोलते हैं यूरिया बाईसाइकिल। और इसको बाईसाइकिल क्यों बोलते हैं? बेसिकली क्योंकि यूरिया साइकिल में क्या होता है? एस्पार्टेट लगता है, एस्पार्टेट आता है सिट्रुलिन से रिएक्ट करके अर्जिनोसक्सिन बनाता है। तो ये एस्पार्टेट किसका इंटरमीडिएट है? ये है ऑक्सैलो एसीटेट से बनता है। ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट्स इनटू एस्पार्टेट, और ये एस्पार्टेट आ जाता है हमारे यूरिया साइकिल में। और यूरिया साइकिल में आकर के यहाँ से अर्जिनोसक्सिनेट फॉर्म होता है, अर्जिनोसक्सिनेट कन्वर्ट हो जाता है अर्जिनाइन, और रिलीज क्या होता है? फिमरेट, और फिमरेट फिर से टीसीए में चला जाता है। फिमरेट इज ए इंटरमीडिएट ऑफ टीसीए में चला गया। तो देखो यहाँ पे भी दोनों के बीच में भी लिंक है, प्लस यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे आता है, तो इसको बोलते हैं यूरिया बाईसाइकिल। क्लियर? नेक्स्ट इज जब भी ये जो एंजाइम है ना ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज की डिफिशियंसी हो जाएगी तो क्या होगा? कार्बोमोल फॉस्फेट सिंथेस सिट्रुलिन बना पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि ऑर्निथिन भी रहेगा, कार्बोमोल फॉस्फेट भी रहेगा, लेकिन वो सिट्रुलिन नहीं बना पाएगा क्योंकि ये एंजाइम ही नहीं है। तो जब ये एंजाइम नहीं है मतलब कार्बोमोल फॉस्फेट का लेवल इंक्रीज होता जाएगा अपने बॉडी में। जब कार्बोमोल फॉस्फेट का सिंथेसिस इंक्रीज हो गया तो ये कार्बोमोल फॉस्फेट जा करके किस में चला जाएगा? पायरिमिडिन सिंथेसिस करने के लिए। पायरिमिडिन सिंथेसिस में भी कार्बोमोल फॉस्फेट बनता है। तो ये कार्बोमोल फॉस्फेट पायरिमिडिन सिंथेसिस में जाकर के क्या बना देगा? ओरोटिक एसिड, और आगे जाकर के न्यूक्लियोटाइड फॉर्म हो जाएगा। तो ये जो ओरोटिक एसिड है दिस विल गेट एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी एंड यूरिन में ओरोटिक एसिड प्रेजेंट होगा। तो यूरिन में ओरोटिक एसिड प्रेजेंट होता है कब? व्हेन देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज एंजाइम। क्लियर? और इसी को बोलते हैं, यदि इस एंजाइम का डिफिशियंसी हो जाए ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज का, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपर अमोनीमिया टाइप 2, हाइपर अमोनीमिया टाइप 2। लेकिन कार्बोमोल फॉस्फेट सिंथेज 1 का डिफिशियंसी हो जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपर अमोनीमिया टाइप 1। क्लियर? सो देखो हाइपर अमोनीमिया टाइप 1 मतलब कार्बोमोल फॉस्फेट सिंथेज 1 की डिफिशियंसी, हाइपर अमोनीमिया टाइप 2 मतलब ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज की डिफिशियंसी, और सिट्रुलिनेमिया मतलब
अर्जिनोसक्सिनेट सिंथेस डिफेक्ट, मतलब अर्जिनोसक्सिनेट सिंथेस में यदि डिफेक्ट आ जाए तो सिट्रोलिन अर्जिनोसक्सिनेट नहीं बनेगा, मतलब सिट्रोलिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, सिट्रोलिनेमिया। क्लियर। अब अर्जिनोसक्सिनेट लाइस डिफेक्ट, अर्जिनोसक्सिनेट लाइस डिफेक्ट आ जाए तो अर्जिनाइन बनेगा क्या, नहीं, इसके लिए अर्जिनोसक्सिनिक एसिड यूरिया। फिर अर्जिनेस में डिफेक्ट हो जाएगा तो हाइपर अर्जिनेस क्या करता था, अर्जिनाइन को ऑर्निथिन में कन्वर्ट करता था, तो ऑर्निथिन नहीं बनेगा, मतलब अर्जिनाइन का लेवल इंक्रीज, मतलब हाइपर अर्जिनेमिया। क्लियर। और देखो क्या होता है, ये जो ऑर्निथिन होता है इसको एंटर करना पड़ता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करने के लिए ट्रांसपोर्टर लगता है, उस ट्रांसपोर्टर का नाम क्या है, उस ट्रांसपोर्टर का नाम है ऑर्निथिन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। ऑर्निथिन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन में यदि डिफेक्ट हो जाए तो हाइपर ऑर्निथिनेमिया होता है। ठीक है, हाइपर ऑर्निथिनेमिया। इजी। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मेटाबॉलिज्म ऑफ फिनाइल एलानाइन एंड टायरोसिन। फिनाइल एलानाइन एंड टायरोसिन का मेटाबॉलिज्म, हमें ये तो पता है कि फिनाइल एलानाइन से क्या बनता है, टायरोसिन बनता है ना। तो देखो फिनाइल एलानाइन क्या था, इसेंशियल अमाइनो एसिड था, टीविटिल 8PM पी फिनाइल एलानाइन। टायरोसिन क्या है, नॉन इसेंशियल है, क्यों, क्योंकि टायरोसिन फिनाइल एलानाइन से बन जाएगा अपने बॉडी में। सो दे बोथ आर कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक। पिट से याद रखें, PIT, तो P फॉर फिनाइल एलानाइन, T फॉर टायरोसिन। सो दे बोथ आर कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक एंड दे बोथ आर एरोमेटिक अमाइनो एसिड। एरोमेटिक अमाइनो एसिड याद है, ट्रिप्टोफैन, क्या था, फिनाइलनाइन, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन। तो दे बोथ आर एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। अब देखो फिनाइल एलानाइन से क्या बनता है, टायरोसिन, और यहाँ पे एंजाइम क्या लगता है, फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज। मतलब फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज कन्वर्ट फिनाइल एलानाइन इनटू टायरोसिन, और ये टायरोसिन से क्या बनता है, टायरोसिन विल गिव राइज टू मिलेनिन, डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन, T3 T4। मिलेनिन, डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन, T3 एंड T4। मतलब ये सारे चीज़ किससे बनते हैं, टायरोसिन। मतलब टायरोसिन कितना इंपॉर्टेंट है ना, कितना इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है, बहुत। अब देखो क्या होता है, इनबॉर्न एरर इन मेटाबॉलिज्म। इनबॉर्न एरर इन मेटाबॉलिज्म में क्या होगा, फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज क्या करता है, फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज इट कन्वर्ट फिनाइल एलानाइन इनटू टायरोसिन। मतलब अब ये स्टेप में यदि फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज में डिफेक्ट हो जाए तो ये स्टेप हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा ऑब्वियसली। जब ये स्टेप नहीं होगा तो क्या होगा, फिनाइल एलानाइन का लेवल बॉडी में इंक्रीज होता जाएगा, एंड दिस फिनाइल एलानाइन विल गेट्स कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पाइरुवेट। फिनाइल एलानाइन विल गेट कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पाइरुवेट एंड दिस इज कीटोन। फिनाइल पाइरुवेट एक तरह का कीटोन है, और फिनाइल पाइरुवेट विल गेट कन्वर्टेड इनटू फिनाइल एसीटेट, और यही फिनाइल एसीटेट गिव्स माउसी ओडर। यूरिन में माउसी ओडर देता है कौन, फिनाइल एसीटेट। और फिनाइल पाइरुवेट क्या है, कीटोन है। तो और फिनाइल एलानाइन का बॉडी में लेवल, फिनाइल एलानाइन का लेवल बॉडी में क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस डिजीज को क्या बोलेंगे, फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया, फिनाइल बोले तो फिनाइल एलानाइन, कीटोन क्यों, क्योंकि फिनाइल पाइरुवेट एक कीटोन है, एंड यूरिया में फिनाइल एसीटेट क्या दे रहा, माउसी ओडर, तो फिनाइल कीटोन यूरिया। इजी। प्लस टायरोसिन भी फॉर्म नहीं होगा। जब टायरोसिन फॉर्म नहीं होगा तो मिलेनिन नहीं बनेगा, डोपामाइन नहीं बनेगा, नॉरएपिनेफ्रिन नहीं बनेगा, T3 T4 भी नहीं बन पाएगा अच्छे से, है कि नहीं। ठीक है, तो देखो फिनाइल कीटोन यूरिया, PKU, फिनाइल कीटोन यूरिया में डिफेक्ट किसका होता है, फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज। इसके वजह से फिनाइल पाइरुवेट बनता है, एंड फिनाइल पाइरुवेट से फिनाइल एसीटेट बनता है विच गिव्स माउसी ओडर, एंड फिनाइल पाइरुवेट इज कीटोन। अब देखो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है फिनाइल कीटोन यूरिया के लिए, उसका नाम है गुथरीज टेस्ट एंड फेरिक क्लोराइड टेस्ट। गुथरीज टेस्ट में क्या करते हैं, इन दिस टेस्ट इसमें बेसिलस सब्टिलिस लेते हैं, बेसिलस सब्टिलिस, और उसकी कॉलोनी लेते हैं और ग्रो करते हैं रैपिडली। बेसिलस सब्टिलिस लिया, एक प्लेट में डाला, उसमें फिनाइल ये पेशेंट का ब्लड लेके हमने अंदर डाल दिया। अब क्या होगा, ये जो सब्टिलिस है, बेसिलस सब्टिलिस, ये बहुत रैपिडली ग्रो करेंगे, क्यों, क्योंकि इनको ग्रो करने के लिए फिनाइल एलानाइन चाहिए रहता है, और ऑलरेडी इस पेशेंट को फिनाइल कीटोन यूरिया मतलब फिनाइल एलानाइन का लेवल तो हाई रहेगा, तो हाई रहने की वजह से ये बैक्टीरिया बहुत रैपिडली ग्रो करते। तो जब रैपिडली ग्रो करेंगे हम लोग को पता चल गया कि इसको फिनाइल कीटोन यूरिया है, फिनाइल एलानाइन का लेवल बढ़ा हुआ है, मतलब
गुथरीज टेस्ट पॉजिटिव, इट इज़ वन ऑफ अ स्क्रीनिंग टेस्ट, डायग्नोस्टिक नहीं है, स्क्रीनिंग है. और फेरिकुलर टेस्ट, फेरिकुलर टेस्ट दिस टेस्ट डिटेक्ट कीटोन बॉडीज, सो दिस इज नॉट स्पेसिफिक. कीटोन बॉडीज तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में भी बढ़ सकते हैं, उसमें भी फेरिकुलर टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है. तो इसके लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट है बस, कंफर्मेटरी टेस्ट डायग्नोसिस के लिए नहीं है. अब डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा है? इट इज़ अ टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री. टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री इट इज़ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर पीकेयू. ट्रीटमेंट क्या करेंगे? देखो ऑलरेडी फिनाइल एलानाइन का लेवल बढ़ा हुआ है, तो खाने में ऐसा खाना उसको खिलाओ कि इसमें फिनाइल एलानाइन का लेवल बहुत कम रहे, क्योंकि फिनाइल एलानाइन टायरोसिन में कन्वर्ट ही नहीं होने वाला है बॉडी में ना, तो फिनाइल एलानाइन जानलेवा हो सकता है इसके लिए. तो ऐसा खाना खिलाओ जिसमें रिस्ट्रिक्ट फिनाइल एलानाइन हो जाए. और ऐड अलग से ऐड क्या करना पड़ेगा डाइट में? टायरोसिन. टायरोसिन वाले खाने ज़्यादा खिलाओ उसे, और सप्लीमेंट्स ऐड कर दो टायरोसिन के, ताकि मिलानिन, नोराडिनालिन, एपिनेफ्रिन ये सब T3 T4 ये सब फॉर्म हो सके. क्लियर? सो ये था फिनाइल कीटोन्यूरिया. अब देखो नेक्स्ट इज, ठीक है, फिनाइल एलानाइन से क्या बनता है? टायरोसिन. और टायरोसिन से ये सारे कंपाउंड्स बनते हैं. ठीक है, जब टायरोसिन से देखो ये सारे कंपाउंड्स बन गए. अब आगे क्या होता है? टायरोसिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू पैरा हाइड्रोक्सिल फिनाइल पाइरुवेट. टायरोसिन किस में कन्वर्ट हो जाता है? पैरा हाइड्रोक्सिल फिनाइल पाइरुवेट. और यहाँ पे एंजाइम कौन है? टायरोसिन ट्रांसअमाइनेस. ट्रांसअमाइनेस से कुछ याद आ रहा है? ट्रांसअमाइनेस मतलब अमाइन ग्रुप निकलेगा, और ट्रांसअमाइनेशन मतलब कि किसी भी अमाइनो एसिड को हम लोग अल्फा कीटोग्लूट्रेट से रिएक्ट कर रहे थे, ऐसा कुछ याद आ रहा है? तो वही है, यस. टायरोसिन को अल्फा कीटोग्लूट्रेट से रिएक्ट करके क्या बना दिया? ग्लूटामेट. और खुद टायरोसिन किस में कन्वर्ट हो गया? पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरुवेट. यही पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरुवेट आगे चल के क्या बन जाता है? होमोजेनेटिक एसिड विथ एंजाइम कौन सा है? पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरुवेट हाइड्रोक्सिलेज. और ये होमोजेनेटिक एसिड कन्वर्ट्स इनटू 4-फ्यूमराइल एसिटोएसिटेट विथ हेल्प ऑफ एंजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, होमोजेनिटिसेट ऑक्सीडेस. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एंजाइम है, याद रखना है. कौन सा? एक ये और एक ये, टायरोसिन ट्रांसअमाइनेस एंड होमोजेनिटिसेट ऑक्सीडेस, ये दोनों एंजाइम याद रखो. एंड 4-फ्यूमराइल एसिटोएसिटेट कन्वर्ट हो जाते हैं फ्यूमरेट एंड एसिटोएसिटेट में विथ हेल्प ऑफ एंजाइम हाइड्रोक्सिलेज. ठीक है, तो देखो फ्यूमरेट से क्या बन जाएगा? ग्लूकोज. फ्यूमरेट क्या है? टीसीए का इंटरमीडिएट, और टीसीए का इंटरमीडिएट फिर से ग्लूकोज कर सकते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस तो कर ही सकते, तो ग्लूकोज बना दिया. और एसिटोएसिटेट पता है कीटोन बॉडीज फैट बना देगा. तो इसके लिए टायरोसिन एंड फिनाइल एलानाइन बोथ आर कीटोजेनिक मतलब फैट, एंड ग्लूकोजेनिक मतलब ग्लूकोज, इसीलिए इसको कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक बोलते हैं. तो क्यों? क्योंकि एंड में ग्लूकोज एंड फैट्स बन गया. फैट मतलब कीटोन बॉडीज से फैट हो जाएगा. तो देखो यदि हाइड्रोक्सिलेज में डिफेक्ट हो जाए तो पेशेंट को होता है टायरोसिनेमिया टाइप 1. टाइप 1 मतलब हाइड्रोक्सिलेज में डिफेक्ट, मतलब ग्लूकोज से फैट नहीं बनेगा. फिर होमोजेनिटिसेट ऑक्सीडेज में यदि डिफेक्ट हो जाए तो पेशेंट को जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं एल कैप्टोन्यूरिया. बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है. कौन सा? एल कैप्टोन्यूरिया. देखते आगे. और टी टायरोसिन ट्रांसअमाइनेज में डिफेक्ट हो जाएगा. 2 T's है, टायरोसिन ट्रांसअमाइनेज. डिफेक्ट का नाम क्या होगा? टायरोसिनेमिया टाइप 2. टायरोसिनेमिया टाइप 1 हाइड्रोक्सिलेज में क्या है? हाइड्रोलेज में डिफेक्ट है. टायरोसिनेमिया टाइप 2 में टायरोसिन ट्रांसअमाइनेज में डिफेक्ट है. और होमोजेनिटिसेट ऑक्सीडेज में डिफेक्ट मतलब कौन सी बीमारी? एल कैप्टोन्यूरिया. क्लियर? अब देखो प्रेजेंटेशन क्या होता है. टाइप 1 टायरोसिनेमिया में डिफेक्ट पता चल गया हमें क्या है? हाइड्रोक्सिलेज का डिफेक्ट है. टाइप 2 टायरोसिनेमिया में टायरोसिन ट्रांसअमाइनेज का डिफेक्ट है. क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसे होगी इनकी? दे विल बी प्रेजेंटिंग विद हिपेटोरिनल सिंड्रोम, जॉन्डिस, हिपेटोमीगैली, और बच्चों में हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का रिस्क बढ़ जाएगा, एंड फैंकोनी सिंड्रोम एंड रीनल फेलियर. ये सारे टाइप 1 टायरोसिनेमिया के सिम्टम्स हैं. टाइप 2 टायरोसिनेमिया में क्या होगा? ओक्यूलोक्यूटेनियस सिंड्रोम, पेनफुल कॉर्नियल लीजन, पाल्मर हाइपरकेरेटोसिस एंड हंटार्ट सिंड्रोम, रीचनर हंटार्ट सिंड्रोम. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, ये एंजाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्लियर? एल कैप्टोन्यूरिया के बारे में देखते हैं. एल कैप्टोन्यूरिया में होता क्या है? तो देखो होमोजेनिटिक एसिड से क्या बनता था? 4-फ्यूमराइल एसिटोएसिटेट. एंजाइम में डिफेक्ट हो गया, होमोजेनिटिसेट ऑक्सीडेज में डिफेक्ट आ गया, तो क्या होगा? होमोजेनिटिक एसिड क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा. इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एल कैप्टोन, एंड ये जो एल कैप्टोन है इट गिव्स ब्लैक कलर पिगमेंट.
और ब्लैक कलर पिगमेंट विल गेट डिपॉजिट इन अवर कार्टिलेज एंड टिश्यू। कार्टिलेज एंड टिश्यू में डिपॉजिट जब हो जाएंगे ब्लैक कलर के पिगमेंट, जिसका क्या नाम है एल्केप्टोन, तो क्या देंगे वो अपने कार्टिलेजेस एंड टिश्यू को ब्लैक कलर दे देंगे। इसको बोलते हैं उक्रोनोसिस। उक्रोनोसिस देखो आँख में इधर डिपॉजिट हो गया ब्लैकिश डिस्कलरेशन ऑफ टिश्यू, कान के कार्टिलेज में हो गया, हाथ के टेंडन्स में हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग उक्रोनोसिस सीन इन एल्केप्टोन्यूरिया। और जब ये पेशेंट के यूरिन को हम लोग एयर में रखेंगे थोड़ी देर बाद में, इसका यूरिन का कलर क्या हो जाएगा ब्लैक, एल्केप्टोन्यूरिया। क्लियर, इजी। एल्केप्टोन्यूरिया तो भूलने लायक नहीं है। नेक्स्ट इज अल्बिनिज्म। अल्बिनिज्म मतलब क्या है, देखो अल्बिनिज्म में क्या होता है, टायरोसिन से मिलेनिन बनता है, ये हमने देखा है, देखो कहाँ टायरोसिन से मिलेनिन बनता है। तो टायरोसिन से जब मिलेनिन बनता है वहाँ पे एंजाइम कौन सा लगता है, टायरोसिनेज, टायरोसिनेज एंजाइम लगता है। और ये टायरोसिनेज यदि डिफेक्टेड हो जाए तो मिलेनिन बनेगा क्या, नहीं। जब मिलेनिन नहीं बनेगा तो स्किन को पिगमेंटेशन मिलेगा क्या, नहीं। तो स्किन कैसे हो जाएंगे वाइट, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे अल्बिनिज्म। सो डिफेक्ट इन टायरोसिनेज कॉजेज अल्बिनिज्म। सिम्टम्स इज वाइट स्किन एंड फोटोफोबिया, फोटोफोबिया होगा और वाइट स्किन, ऐसे पेशेंट ऐसे दिखेंगे, धूप में जाते उन्हें रैश ये सब होने लगेगा। तो डीपिगमेंटेशन। क्लियर। तो दो कितनी बीमारी देख ली हम लोग ने, फिनाइलकीटोन्यूरिया देखा फर्स्ट, सेकेंड टायरोसिनेमिया टाइप 1, टाइप 2 एल्केप्टोन्यूरिया, कितने हो गए 4, एल्बिनिज्म 5। 5 बीमारी हमने देख ली किसकी, फिनाइल एलानाइन एंड टायरोसिन की, सिर्फ 5 बीमारी। कौन सी, फिनाइलकीटोन्यूरिया, सेकेंड टायरोसिनेमिया टाइप 1, टायरोसिनेमिया टाइप 2, एल्केप्टोन्यूरिया एंड एल्बिनिज्म। इजी, 5 टाइप्स। फिनाइलकीटोन्यूरिया में डिफेक्ट किसका था, फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज। टायरोसिनेमिया टाइप 1 में हाइड्रोलेज का डिफेक्ट था। टायरोसिनेमिया टाइप 2 में टायरोसिन ट्रांसअमाइनेज का डिफेक्ट था। एल्केप्टोन्यूरिया में होमोजेनिटी ऑक्सीडेज का डिफेक्ट था। एंड एल्बिनिज्म में टायरोसिनेज का डिफेक्ट है, टायरोसिनेज का डिफेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट अमाइनो एसिड इज ट्रिप्टोफैन। ये भी हमारा एरोमेटिक अमाइनो एसिड है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म, अब देखो क्या होता है, ट्रिप्टोफैन से क्या क्या बनता है सबसे पहले, जैसे टायरोसिन से मिलेनिन, नॉरेड्रेनालिन, एड्रेनालिन, T3 T4 ये सब बन रहा था, वैसे ही ट्रिप्टोफैन से क्या क्या बनता है, सीरेटोनिन, मिलेटोनिन, है ना, और क्या हाइड्रोक्सिल इंडोल एसिटिक एसिड, HIA, हाइड्रोक्सिल इंडोल एसिटिक एसिड एंड फैट्स एंड ग्लूकोज, ये सारे क्या किससे बनते हैं, ट्रिप्टोफैन से। और मोस्ट इंपॉर्टेंट नियासिन, नियासिन तो भूल ही नहीं सकते, नियासिन किससे बनता है, ट्रिप्टोफैन से। तो देखो सेरोटोनिन, मिलेटोनिन, हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड, फैट्स एंड ग्लूकोज, क्योंकि ये दोनों ट्रिप्टोफैन भी बहुत कीटोजेनिक है, वो ग्लूकोजेनिक है ना, TIPP टिप्स था ना, TIPP, उसमें T से ट्रिप्टोफैन था, तो ट्रिप्टोफैन इज बोथ फैट एंड ग्लूकोज, मतलब कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक। एंड नियासिन भी बनता है। तो 60 ग्राम ऑफ ट्रिप्टोफैन, 60 ग्राम ऑफ ट्रिप्टोफैन गिव्स 1 ग्राम ऑफ नियासिन। यहाँ पे गलत लिखा है, टायरोसिन नहीं ट्रिप्टोफैन है, TROYPT ट्रिप्टोफैन। 60 ग्राम ऑफ ट्रिप्टोफैन गिव्स 1 ग्राम ऑफ नियासिन। ये हो सकता है वन लाइनर के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो होता क्या है, हार्टनर्व्स डिजीज एक डिजीज है, हार्टनर्व्स डिजीज। होता क्या है इसमें, देयर इज डिफेक्ट इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्रिप्टोफैन फ्रॉम इंटेस्टाइन, मतलब जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें जो ट्रिप्टोफैन होता है वो इन पेशेंट में एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता इंटेस्टाइन से, क्योंकि उनके एब्जॉर्प्शन में डिफेक्ट रहता है, ट्रांसपोर्टर में डिफेक्ट है, ट्रिप्टोफैन एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। प्लस डिफेक्ट इन द री एब्जॉर्प्शन, मतलब जो यूरिन जो GFR फॉर्म होता है ग्लोमेरुलस से जो यूरिन फॉर्म होता है उसका क्या होता है, री एब्जॉर्प्शन होता है। तो उस री एब्जॉर्प्शन में भी ट्रिप्टोफैन री एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, तो लॉस्ट इन यूरिन, मतलब एक तो इंटेस्टाइन से भी आ नहीं रहा है बॉडी में, दूसरा यूरिन से भी लॉस्ट होते जा रहा है जितना है बॉडी में। सो पेशेंट को क्या हो जाएगा, ट्रिप्टोफैन की कमी हो जाएगी। सो डिफेक्ट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्रिप्टोफैन फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड डिफेक्ट इन री एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्रिप्टोफैन फ्रॉम रिनल ट्यूब्यूल्स। इजी। सो नो ट्रिप्टोफैन, ऐसा होगा तो फिर ट्रिप्टोफैन कहाँ से बचेगा, नहीं बचेगा, नो ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन नहीं तो नियासिन बन पाएगा क्या, क्यों, ट्रिप्टोफैन से ही तो नियासिन बनता था। 60 ग्राम ऑफ ट्रिप्टोफैन गिव्स 1 ग्राम ऑफ नियासिन। तो जब नियासिन नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा पेशेंट को, पेलेग्रा। और पेलेग्रा में 3 चीज़ें होती है, 3Ds। कौन से, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया। 3Ds, डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड डेमेंशिया। यदि एलोपेशिया ऐड हो जाए तो दूसरी बीमारी होती है, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया, तीनों चीज़ें होगी तभी पेशेंट को हम लोग बोल सकते हैं पेलेग्रा। ठीक है। अब अपने को पता है ट्रिप्टोफैन लूजेस इन यूरिन, ट्रिप्टोफैन यूरिन में लॉस हो गया। एंड वी नो ट्रिप्टोफैन हैव इंडोल रिंग, ट्रिप्टोफैन के पास क्या इंडोल रिंग है।
व्हेन दिस यूरिन कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ एयर, जब ये यूरिन जिसमें इंडोल ट्रिप्टोफैन लॉस्ट हो गया है, देखो जिस पेशेंट में हार्टनप्स डिजीज़ है उसमें ट्रिप्टोफैन यूरिन में लॉस हो रहा है। जब ट्रिप्टोफैन यूरिन में लॉस हो रहा है तो क्या होगा, उस ट्रिप्टोफैन में इंडोल रिंग प्रेजेंट है और वही इंडोल रिंग यूरिन में लॉस्ट हो गया। जैसे वो एयर के कांटेक्ट में आएगा, जैसे बच्चे ने यूरिनेट किया डायपर में और डायपर एयर के कांटेक्ट में आएगा, उसमें इंडोल रिंग ऑलरेडी था, रिएक्ट करके ब्लू कलर दे देगा। तो अब डायपर का कलर क्या हो गया, ब्लू कलर। सो ब्लू कलर, इट गिव्स ब्लू कलर टू डायपर। सो ब्लू डायपर, बेबी विल प्रेजेंट विद ब्लू डायपर। उसके मम्मी बोलेगी इसका डायपर का कलर ब्लू हो जाता है। दिमाग में सबसे पहले क्या लाना है, हार्टनप्स डिजीज, ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म एरर है ये। क्लियर। एक है कार्सिनॉइड सिंड्रोम। कार्सिनॉइड सिंड्रोम में क्या होता है, ट्यूमर ऑफ अर्जेंटाफिन सेल ऑफ इंटेस्टाइन में एक अर्जेंटाफिन सेल्स होते हैं जो क्या बनाते हैं, विच प्रोड्यूस सेरोटोनिन। और अपने को पता है सेरोटोनिन बनाता कौन है, सेरोटोनिन एंड मेलेटोनिन को बनाता कौन है, ट्रिप्टोफैन। सो ट्रिप्टोफैन से सेरोटोनिन तो बनता है, लेकिन यदि अर्जेंटाफिन सेल्स जो कि सेरोटोनिन बनाते हैं उनका यदि ट्यूमर हो जाए तो क्या होगा, बहुत सारे सेरोटोनिन बनने लगेंगे। जब बहुत सेरोटोनिन बनेगा मतलब पूरे बॉडी का ट्रिप्टोफैन इज यूटिलाइजिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सेरोटोनिन। तो जब ट्रिप्टोफैन यूटिलाइज होकर सेरोटोनिन बना देगा तो ट्रिप्टोफैन से नियासिन ये सब बन पाएगा, क्या नहीं होगा। तो वो एक तो वो सब हो जाएगा, प्लस सेरोटोनिन इंक्रीज होने की वजह से पेशेंट का सिम्टम्स प्रेजेंट कैसे करेगा, डायरिया, फ्लशिंग, स्वेटिंग। सो सेरोटोनिन बढ़ने से डायरिया, फ्लशिंग एंड स्वेटिंग होता है। प्लस इनके यूरिन में हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड इन यूरिन हम डिटेक्ट करेंगे। तो इसके लिए कार्सिनॉइड सिंड्रोम में या कार्सिनॉइड ट्यूमर में वी यूज टू डिटेक्ट HIAA, हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड इन यूरिन। क्यों, क्योंकि सेरोटोनिन का मेटाबॉलिज्म करके HIAA ही बनता है। ठीक है, तो वो यूरिन में यदि एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट हुआ तो समझ जाना है कि इसको कार्सिनॉइड ट्यूमर हो गया। ठीक है, और नियासिन में हमें पता है क्या होता है, देयर इज कैसल नेक्रेस हो जाता है ना। तो एक MCQ लिख लेते हैं, 34 ईयर ओल्ड मेल विथ अ मेज ऑन एज अ स्टेपल डाइट फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड से मेज खाते जा रहा है, एंड ही प्रेजेंटेड विद डायरिया एंड लीजन ओवर हिज नेक, डायरिया एंड लीजन ओवर हिज नेक एज शोन इन द इमेज बिलो। द कंडीशन ऑकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ नियासिन। नियासिन की डिफिशियंसी है ना, पेलेग्रा लाइक सिम्टम्स है भाई। ये देखो पेलेग्रा में ही होता था ना, डर्मेटाइटिस एंड डायरिया एंड डिमेंशिया, 3Ds। इसमें क्या क्या दिख रहा है अपने को, डर्मेटाइटिस दिख रहा है, यहाँ पे कैसल्स नेक्रेस दिख रहा है, प्लस प्रेजेंटेड विद डायरिया भी दिख रहा है, तो नियासिन डिफेक्ट। और ये कैसल्स नेक्लेस बिकम्स मोर प्रोमिनेंट ऑन सन एक्सपोजर। जैसे पेशेंट सन के कांटेक्ट में आता है, सनलाइट के कांटेक्ट में, ये कैसल्स नेक्लेस जो डर्मेटाइटिस है इंक्रीज हो जाता है। फिर एक और है द ग्रुप, एक और MCQ देख लेते हैं, द ग्रुप प्रेजेंट इन ट्रिप्टोफैनिस। ट्रिप्टोफैन के अंदर जो ग्रुप प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, इंडोल। वही तो ब्लू कलर का डायपर करवा रहा था, तो इंडोल ग्रुप इज प्रेजेंट इन ट्रिप्टोफैन। बेंजीन किस में प्रेजेंट था, बेंजीन प्रेजेंट इन फिनाइलएलानाइन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन सभी में प्रेजेंट था, बट फिनाइलएलानाइन इज मोर एप्रोप्रिएट आंसर। फिनॉल किस में था, टायरोसिन में प्रेजेंट था, इमिडाजोलिन इज प्रेजेंट इन हिस्टीडीन। क्लियर। तो ये हो गया अपना ट्रिप्टोफैन। अब सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स दो थे, कौन कौन से, सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। सिस्टीन एंड मिथ्योनिन दो अमाइनो एसिड्स थे, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। तो अब देखो क्या है, मिथ्योनिन से बताया था आप लोग को क्या बनता है, सेम एस एडिनोसिल मिथ्योनिन विच डोनेट्स मिथाइल ग्रुप टू नॉरएड्रेनालिन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एड्रेनालिन। तो देखो इपिनेफ्रिन से इपिनेफ्रिन बन गया, मिथाइल ग्रुप ले लिया उसने सेम से, और सेम खुद किस में कन्वर्ट हो गया, एस एडिनोसिल होमोसिस्टिन, और एस एडिनोसिल होमोसिस्टिन विल गेट्स कन्वर्टेड इनटू होमोसिस्टिन, और ये होमोसिस्टिन फिर से मिथ्योनिन बना देता है। तो ये साइकिल आ रहा है समझ में, मिथ्योनिन से क्या बन गया, सेम बन गया, सेम से एस से एच बन गया, होमोसिस्टिन एस से एच से होमोसिस्टिन बना, एंड होमोसिस्टिन से फिर से मिथ्योनिन बनता है। लेकिन होमोसिस्टिन से मिथ्योनिन बनाने के लिए वी रिक्वायर्ड विटामिन B12। विटामिन B12 होगा तभी होमोसिस्टिन से मिथ्योनिन बनता है। क्लियर। और जब B12 नहीं होगा तो होमोसिस्टिन से मिथ्योनिन नहीं बन पाएगा, और होमोसिस्टिन से मिथ्योनिन बनने के लिए उसमें मिथाइल ग्रुप जोड़ना पड़ता है, और ये मिथाइल ग्रुप आता कहाँ से, मिथाइल टेट्राहाइड्रोफ्लोरेट से। सो मिथाइल टेट्राहाइड्रोफ्लोरेट गिव्स मिथाइल ग्रुप, CH3 ग्रुप देता है किसको, होमोसिस्टिन को ऐड कर, ये दोनों मिल करके क्या बन जाते हैं, मिथ्योनिन। लेकिन इस मिथ्योनिन को बनने के लिए क्या चाहिए, विटामिन B12 चाहिए, और विटामिन B12
की यदि कमी हो जाएगी तो क्या होगा, मिथ्योनिन नहीं बनेगा, और मिथ्योनिन नहीं बनेगा तो मिथाइल टेट्राहाइड्रोफ्लोराइड विल नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू टेट्राहाइड्रोफ्लोराइड। सो टेट्राहाइड्रोफ्लोराइड ये होता है एक्टिव फॉर्म, ये एक्टिव फॉर्म है, अपने सेल मैच्योरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, डीएनए के प्रॉपर डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेट्राहाइड्रोफ्लोराइड। सो जब टेट्राहाइड्रोफ्लोराइड नहीं बनेगा तो अपने सेल्स कैसे हो जाएंगे, इमेच्योर हो जाएंगे, मतलब B12 की डिफिशियंसी, तो होमोसिस्टीन से मिथ्योनिन नहीं बनेगा, जब होमोसिस्टीन से मिथ्योनिन नहीं बनेगा तो मिथाइल ग्रुप टेट्राहाइड्रोफ्लोराइड से मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहेगा, और ये इनएक्टिव फॉर्म है तो टेट्राहाइड्रोफ्लोराइड नहीं बनेगा, तो मतलब B12 की डिफिशियंसी की वजह से THF नहीं बन रहा है, तो इसको इसके लिए बोलते हैं फोलेट ट्रैप ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12। सो B12 की डिफिशियंसी है लेकिन फोलेट ट्रैप हो जा रहा है, फोलेट खुद काम नहीं कर पा रहा है, होके भी काम नहीं कर पा रहा है, इनएक्टिव है, ठीक है। सो टेट्राहाइड्रोफ्लोराइड का फंक्शन क्या है, pyridines pyrimidines न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस करना, एंड यस ये इंपॉर्टेंट है इसका, एंड सेल मैच्योरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट इज होमोसिस्टीन यूरिया, नेक्स्ट टॉपिक इज होमोसिस्टीन यूरिया। होमोसिस्टीन यूरिया में क्या होता है, एलिवेटेड होमोसिस्टीन कॉजेज, होमोसिस्टीन यूरिया में एलिवेटेड होमोसिस्टीन कॉजेज थ्रोम्बोसिस एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, मेंटल रिटार्डेशन एंड टॉल स्ट्रक्चर। होमोसिस्टीन यूरिया, होमोसिस्टीन का लेवल यदि ब्लड में बढ़ जाए तो बोलते ना कि इट इज़ नॉट गुड फॉर हार्ट, इट मे लीड्स टू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। क्यों, क्योंकि दे आर, वो लोग थ्रोम्बोसिस कॉज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो क्या होता है, बिकॉज होमोसिस्टीन इंटरफेयर्स विद कोलेजन सिंथेसिस, कोलेजन सिंथेसिस में छेड़छाड़ करता है एंड लीड्स टू रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज फॉर्मेशन, ROS फॉर्म करता है, और ये ROS क्या करता है, सो देखो कोलेजिन में डिफेक्ट हो गया, कोलेजिन में डिफेक्ट हो गया, ROS फॉर्म हो गया, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज क्या करते हैं, अपने सेल्स को डैमेज करता है। सो क्या करता है, इट कॉजेज ऑक्सीडाइज LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को ऑक्सीडाइज करता है एंड दिस लीड्स टू थ्रोम्बोसिस। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं अपने सेल्स में डिपॉजिट होने लगेंगे तो एथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क बढ़ गया। कोलेजिन में डिफेक्ट करवाता है तो उसके वजह से, तो देखो कोलेजिन में डिफेक्ट था तो उसकी वजह से क्या हो गया, सबलक्सेशन ऑफ लेंस, मतलब अपने आँख में जो लेंस होती है, ये लेंस नीचे की तरफ, किधर, इन्फीरियर नेजल, ये नेजल पार्ट है तो नीचे और नाक के पास, तो इन्फीरियर नेजल सबलक्सेशन ऑफ लेंस करवा देता है होमोसिस्टीन यूरिया। क्यों, क्योंकि कोलेजिन में डिफेक्ट है, तो कोलेजिन ही ऊपर से सस्पेंसरी लिगामेंट्स में कोलेजिन वही पकड़ के रखते हैं ना लेंस को, तो उसमें डिफेक्ट की वजह से ऐसा हो जाता है। एंड इट ऑल्सो कॉजेज थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस करवा देता है, थ्रोम्बोसिस का रिस्क बढ़ गया, तो ये सीन है। अब होमोसिस्टीन से सीरीन को जोड़ दो तो क्या बनता था, सिस्टीन। सो डिफिशियंसी ऑफ दिस एंजाइम, कौन सा, सिस्टाथायोन बीटा सिंथेस में यदि डिफिशियंसी हो जाएगी तो सिस्टीन नहीं बन पाएगा, तो होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ जाएगा, है ना। अब सिस्टीन यूरिया क्या होता है, सिस्टीन यूरिया में देर इज नो एब्जॉर्प्शन, देर इज नो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सिस्टीन, ऑर्निथिन, लाइसिन एंड अर्जिनिन फ्रॉम यूरिन। जब यूरिन फॉर्म होता है तो रिनल ट्यूबल से कोला, COLA, कौन से सिस्टीन, ऑर्निथिन, लाइसिन एंड अर्जिनिन, ये चारों अमाइनो एसिड सिस्टीन यूरिया में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, दे आर लॉस्ट इन यूरिन। तो जब यूरिन में सिस्टीन लॉस होगा तो सिस्टीन बहुत सारा यूरिन में प्रेजेंट होता है ना, तो सिस्टीन क्या करते हैं लोग, डाइसल्फाइड बॉन्ड से चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद में क्रिस्टलाइज हो जाएंगे और दे विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सिस्टीन स्टोन, सिस्टीन स्टोन बन जाएगा इसके वजह से। एंड सिस्टीन स्टोन कैसे होते हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, सबसे हार्डेस्ट स्टोन, सबसे मोस्ट हार्डेस्ट रीनल स्टोन इज सिस्टीन स्टोन, क्लियर। तो ये होता है सिस्टीन यूरिया में। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स पता है, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। तो ये वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन क्या होते हैं, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, दे गेट्स कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटो एसिड्स, और ये अल्फा कीटो एसिड कन्वर्ट होते हैं असाइल कोए, अल्फा कीटो एसिड कन्वर्ट इनटू असाइल कोए, और ये असाइल कोए पता है अपने को ग्लूकोज दे देगा, फैट दे देगा, या तो बहुत ग्लूकोज एंड फैट दोनों दे देगा। सो अल्फा कीटो एसिड को असाइल कोए में चेंज करने के लिए वी रिक्वायर्ड ब्रांच चेन कीटो एसिड डिहाइड्रोजनेस। एंजाइम का नाम क्या है, ब्रांच चेन, BCAA, ब्रांच चेन कीटो एसिड डिहाइड्रोजनेस। यदि ये एंजाइम डिफेक्ट हो गया तो क्या होगा, कीटो एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा अपने बॉडी में। यदि कीटो एसिड का लेवल इंक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा, कीटो एसिड यदि इंक्रीज हो जाए बॉडी में तो क्या होगा, दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ, दिस विल लीड टू मैपल सिरप यूरिन डिसऑर्डर, MSUD, मैपल सिरप यूरिन डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, ब्रांच चेन कीटो एसिड का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, मतलब कीटो एसिड
विल नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू असाइल कोए, और असाइल कोए में यदि चेंज नहीं हो पा रहा है मतलब कौन सा एंजाइम डिफेक्टेड है, ब्रांच एंड कीटो एसिड डिहाइड्रोजनेस डिफेक्ट है। जब ये एंजाइम डिफेक्टेड रहेगा तो कीटो एसिड का लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा। तो इस बीमारी का नाम क्या है, मेपल सिरप यूरिन डिसऑर्डर, MSUD। इसमें क्या होगा, जो यूरिन होगा पेशेंट का, यूरिन से कौन सा स्मेल आएगा, बर्न शुगर का स्मेल आएगा, एंड इट विल गिव्स रोथरास टेस्ट पॉजिटिव। रोथरास टेस्ट कौन पॉजिटिव देता है, जिसमें कीटोन बॉडीज। रोथरास टेस्ट डिटेक्ट क्या करते हैं, कीटोन्स, और कीटोन्स है ना, कीटो एसिड देखो अल्फा कीटो एसिड का लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो यस रोथरास टेस्ट पॉजिटिव। रोथरास टेस्ट में होता क्या है, टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में जिसमें कीटोन बॉडीज प्रेजेंट होगी उसके ऊपर एक रेड कलर का, पर्पल या रेड कलर का एक रिंग बन जाएगा, तो मतलब रोथरास टेस्ट पॉजिटिव, इसमें कीटोन बॉडी प्रेजेंट है। प्लस क्या हो जाएगा, कीटोन्स क्या एसिडिक है, सो एसिड, कीटोन्स क्या एसिडिक होते हैं। जब एसिड मतलब पीएच क्या हो जाएगा, पीएच विल डिक्रीज, ब्लड का जो पीएच विल गेट लेस देन 7.4, 7.4 से कम हो जाएगा, इसको एसिडोसिस बोलते हैं। तो एसिडोसिस को बैलेंस करने के लिए क्या होगा, बाइकार्बोनेट आएगा अंदर। सो बाइकार्बोनेट विल रिएक्ट विद एसिड टू बैलेंस पीएच को, ब्लड के पीएच को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि बाइकार्बोनेट का एक बफर है ना जो पीएच को मेंटेन रखता है। तो एसिड बढ़ गया तो बाइकार्बोनेट आएगा उसको मैनेज करने के लिए, ताकि पीएच नॉर्मल हो जाए। तो जब बाइकार्बोनेट मैनेज करने जाएगा उस एसिडोसिस को, तो बाइकार्बोनेट का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। सो डिक्रीज बाइकार्बोनेट लेवल टू न्यूट्रलाइज अल्फा कीटो एसिड्स। इजी। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। 28 ईयर ओल्ड इन्फेंट, 28 डे ओल्ड इन्फेंट ब्रॉट टू द हॉस्पिटल विथ पुअर फीडिंग, कन्वल्जन्स एंड वॉमिटिंग हो रहे, यूरिन हैड अ स्मेल ऑफ बर्न शुगर, है ना। बायोकेमिकल एनालिसिस सजेस्टिव ऑफ इंक्रीज ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स एंड कीटो एसिड्स इन यूरिन, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स एंड कीटोन एसिड यूरिन में प्रेजेंट है। एबीजी शोज लो बाइकार्बोनेट लेवल, व्हाट इज द प्रोबेबल डायग्नोसिस। पूरा सब कुछ तो लिख दिया भाई, मेपल सिरप यूरिन डिसऑर्डर। पीके ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें माउसी ऑर्डर होता है, यहाँ पे कौन सा ऑर्डर दिया, स्मेल लाइक बर्न शुगर। और होमोसिस्टिन यूरिया क्यों नहीं है, क्योंकि सबलक्सेशन ऑफ लेंस होता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ एमआई, थ्रोम्बोसिस, ऐसा तो कुछ मेंशन ही नहीं है इसमें क्वेश्चन में। एल्कप्टोनीरिया में ब्लैक यूरिन ओक्रोनोसिस होता है, ऐसा भी कुछ मेंशन नहीं, तो इसके लिए आंसर क्या है, MSUD, मेपल सिरप यूरिन डिसऑर्डर। अब कुछ यूरिन ओडर होते हैं स्पेसिफिक, जो स्पेसिफिक बीमारी के लिए होते हैं, जैसे माउसी ओडर किसमें, फिनाइलकीटोन्यूरिया, कैरामेल और बर्न शुगर, मेपल सिरप यूरिन। कैबेज ओडर टाइप 1 टायरोसिनेमिया, टाइप 1 टायरोसिनेमिया याद है, हाइड्रोलेज एंजाइम का डिफेक्ट इन हाइड्रोलेज एंजाइम। फिर नेक्स्ट इज रोटन फिश ओडर, रोटन फिश ओडर किसमें दिखता है, ट्राइमिथाइल अमाइन यूरिया। फिर स्विमिंग पूल ओडर किसमें दिखता है, हॉकिंसन यूरिया। फ्रूटी ओडर किसमें दिखता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में। ये बज़वर्ड्स है, ये बज़वर्ड्स है जो आपके MCQs राइट करवा सकते हैं। अब एकदम लास्ट चीज़ क्या है, ग्लाइसिन, यूज ऑफ ग्लाइसिन। ग्लाइसिन से बनता क्या है, हमने पता है एक चीज़, कोलेजिन बनता है, हर तीसरा अमाइनो एसिड कोलेजिन में ग्लाइसिन होता है। तो देखो क्या बन गया, कोलेजिन, ग्लाइसिन होता है ना, XY, हाइड्रोक्सीलाइसिन, हाइड्रोक्सीफ्लोरिन। तो 30% ऑफ कोलेजिन इज मेड अप ऑफ ग्लाइसिन। फिर ग्लाइसिन से क्या बनता है, ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन कैसे बनेगा, देखो ग्लूटामेट और सिस्टीन रिएक्ट करके गामा ग्लूटामाइल सिस्टीन बनते हैं, और गामा ग्लूटामाइल सिस्टीन से में ग्लाइसिन को जोड़ दो तो क्या बन जाता है, ग्लूटाथायोन। और ये ग्लूटाथायोन क्या करते हैं, अपने रेड ब्लड सेल्स को प्रिवेंट करते हैं बस्ट होने से। फिर हीम में देखो फर्स्ट स्टेप में ये क्या, ग्लाइसिन प्लस सक्सिनल को, फर्स्ट स्टेप ऑफ हीम सिंथेसिस में ग्लाइसिन लगता है, तो हीम बनाता है। प्लस प्यूरिन एंड पिरिमिडिन सिंथेसिस, प्यूरिन सिंथेसिस, पिरिमिडिन नहीं, प्यूरिन। प्यूरिन कैसा है, नाम छोटा है, पिरिमिडिन नाम बड़ा है। तो जब प्यूरिन जो नाम छोटा है लेकिन उसके स्ट्रक्चर बड़ा है, तो प्यूरिन्स का स्ट्रक्चर बड़ा होता है, पिरिमिडिन्स का नाम बड़ा होता है, स्ट्रक्चर छोटा होता है। सो प्यूरिन्स में C4, C5, N7 कहाँ से आता है, ग्लाइसिन से आता है। सो दिस इज द यूजेस ऑफ ग्लाइसिन, क्या ग्लूटाथायोन बना दिया, हीम बना दिया, और वहाँ पे प्यूरिन्स में क्या C4, C5, N7 दे दिया, एंड लास्ट कोलेजिन। कोलेजिन में 30% ग्लाइसिन से ही बना है कोलेजिन। क्लियर। सो दिस इज ऑल about amino acids, proteins and their inborn metabolism error. Thank you.